चलिए, तो आज हम लोग को क्या देखना है, बिहार दरों का प्रीवियस ईयर्स देखेंगे जो 2021 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। इसके पिछले क्लास में हम लोग 2019 में पूछे हुए प्रश्न को देखे हैं। जैसे 2019 में 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, पहला शिफ्ट और दूसरा शिफ्ट दोनों का क्वेश्चन देख चुके हैं। तो आज हम लोग देखेंगे 2021 में जो आपका एग्जाम लिया गया उसका या प्रथम पाली का क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए आज सभी क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग एक एक करके। पहला क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, पहला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि कौन सी थी। तो इसका आंसर बताएंगे, क्या हो जाएगा, नॉन किंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए। तो क्या था, प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि कौन सी थी, आपकी नॉन किंग। अब बताया जाएगा कि प्रथम अफीम युद्ध हुआ कब था। 1839 से 42 में हुआ था। तो प्रथम अफीम युद्ध अगर आपसे पूछा जाए तो यह कब हुआ था, 1839 से 42 में हुआ था। यह अफीम युद्ध हुआ किनके बीच था, तो यह ब्रिटेन और किनके बीच हुआ था, चीन के बीच। ब्रिटेन और चीन के बीच कौन सा युद्ध हुआ था, अफीम का युद्ध। प्रथम अफीम का युद्ध कब लड़ा गया था, 1839 से 42। वहीं दूसरे अफीम युद्ध की बात करें तो दूसरी अफीम युद्ध कब हुआ था आपका, 1800 हो जाएगा, 1856 से 60 के बीच हुआ था। और इसमें कौन सी संधि हुई थी, तो आपका ये जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, टीएनस्टेसिन। तो हम लोग क्या देखें, प्रथम अफीम युद्ध का समापन नॉनकिंग की संधि के तत्व यह हुआ कब था, 1839 से 42 के बीच में हुआ था। दूसरा अफीम युद्ध की बात करें तो यह कब हुआ था, 1856 से 60 के बीच हुआ था। और अफीम युद्ध लड़ा किनके बीच गया था, ब्रिटेन और चीन के बीच लड़ा गया था। चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है, एंकर शताब्दी का प्रयोग किस में होता है। कुछ कुछ शताब्दी से क्वेश्चन हमेशा आपका बिहार एसआई और बिहार सीजीएल में देखने को मिलता है। तो यहाँ आपसे दूसरा नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, एंकर शताब्दी का उपयोग किसमें किया जाता है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें आपका, रिले रेस में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी नंबर, रिले रेस। अब चलेंगे कुछ कुछ हम लोग शताब्दी को देख लेंगे अगर बताया जाएगा। सबसे पहले हम लोग देख लेंगे लंबी कूद का, या आपका तीसरा में क्या दिया, मैराथन दौड़। चौथा में क्या दिया, जेवलिन थ्रो। तो बताएंगे क्या करके इसका क्या हो जाएगा, रिले रेस की अगर पूछा जाए तो रिले रेस का क्या हो जाएगा आपका, लंबी कूद का बताएंगे। सबसे पहले हम लोग लंबी कूद, ऑप्शन में ए में दिया है, क्या हो जाएगा, लॉन्ग जंपर। पहला हो जाएगा लॉन्ग जंपर। दूसरे बाद इसमें था लीगल जंप। और तीसरा हो जाएगा इसमें फाउल जंपर। और चौथा हो जाएगा इसमें आपका हिच किक, सॉरी इसमें आ जाएगा आपका हिच किक। हिच और किक। तो देखेंगे क्या क्या देखें हम लोग लंबी कूद में। लंबी कूद में कौन कौन शताब्दी का प्रयोग किया जाता है, तो लॉन्ग जंपर, लीगल जंप, तीसरा हो गया फाउल जंपर, और चौथा कौन हो जाएगा, हिच किच। अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाए हिच की शताब्दी का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो लंबी कूद में किया जाता है। अब इसके आगे देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। अब बताएंगे किरचॉफ का आधार। तीसरा नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या आपका कह रहा है, किरचॉफ का धारा नियम संरक्षण का आधारित है, जबकि किरचॉफ का बोल्टन नियम किस पे आधारित है। इसमें हो जाएगा किरचॉफ का धारा आवेश नियम पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर कौन बनेगा, सी। किरचॉफ का धारा आपका किस पे आ जाएगा, आवेश पर। तो किरचॉफ की धारा आवेश नियम पर संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम किस पे आ जाएगा आपका,
ऊर्जा संरक्षण पर। वोल्टेज नियम किस पे आधारित हो जाएगा? ऊर्जा संरक्षण पर। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा था किरचॉफ का धारा आवेश नियम पर संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर कौन यहाँ पे बन जाएगा? आवेश और ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी। अगर किरचॉफ नियम की बात किया जाए तो किरचॉफ नियम की ही आपका सिद्धांत आता अच्छे अवशोषक। अच्छे अवशोषक, अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। क्वेश्चन कई बार इसके परिभाषा से ही पूछे जाते हैं। पूछेगा कि अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं, या कौन सा सिद्धांत कहता है? तो किरचॉफ के नियम में बतलाया जाता है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपको 4 क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 4 की बात किया जाए तो इसमें कह रहा है कि हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो हर्षवर्धन की साम्राज्य की बात करें तो इसकी राजधानी क्या थी? कन्नौज। तो हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। अब हम लोग पूरा डिटेल से इसको देख लेते हैं हर्षवर्धन के बारे में। अगर हर्षवर्धन की बात किया जाए तो हर्षवर्धन के समय ही आपका हेनसांग आया था। एक चीनी यात्री था जिसका नाम क्या था? आपका हेनसांग। चीनी यात्री का नाम क्या था? हेनसांग। हेनसांग को ही कई नामों से जाना जाता है। हेनसांग को ही क्या कहा जाता? यात्रियों का राजकुमार। यात्रियों का राजकुमार किसको कहा जाता है? राजकुमार। यात्रियों का राजकुमार हेनसांग को ही कहा जाता है। इसी को आपको नीति का पंडित भी कहा जाता है। नीति का पंडित। और इसे ही आपको वर्तमान का शाक्यमुनि के नाम से भी जाना जाता है। तो वर्तमान का शाक्यमुनि किनको कहा जाता है? तो वह हेनसांग को कहा जाता है, शाक्यमुनि। तो वर्तमान में शाक्यमुनि किनको कहा जाता? हर्षवर्धन को ही हेनसांग को कहा जाता। तो हम लोग क्या देखें? हेनसांग किसके समय में आते? तो हर्षवर्धन के समय में आते। हेनसांग को किस किस नाम से जाना जाता है? तो हेनसांग को ही यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, नीति का पंडित कहा जाता है, और वर्तमान का शाक्यमुनि किनको कहा जाता है? हेनसांग को कहा जाता है। अगर इनके देखेंगे हर्षवर्धन की बात किया जाए तो इनके दरबारी कवि का नाम क्या था? वान भट्ट। इनके दरबारी कवि का नाम क्या था? वान भट्ट। तो वान भट्ट के 2 पुस्तक था। एक था हर्ष चरित और कदाम्री। इनके 2 पुस्तक से एक हर्षचरित और दूसरा कौन था? कदाम्री। हर्षचरित और कदाम्री पुस्तक किसका है? तो वान भट्ट। तो हर्षवर्धन के दरबार में कौन रहते थे? आपका वान भट्ट रहते थे। वान भट्ट के 2 पुस्तक था, हर्षचरित और कदाम्री। अगर हर्षवर्धन की पुस्तक के बारे में पूछा जाए तो इनके 3 पुस्तक आता है, जिसका नाम था प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागार्जुन। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागार्जुन, ये किसका पुस्तक था? आपका हर्षवर्धन का। तो हर्षवर्धन के दरबार में कौन रहते थे? आपका वान भट्ट रहते थे, जिनके 2 पुस्तक थे, हर्षचरित और कदाम्री थे। और हर्षवर्धन के ही 3 पुस्तक थे, जिसका नाम क्या था? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। इसका पुस्तक का नाम क्या था? नागानंद। तो हर्षवर्धन के 3 पुस्तक हो गया, प्रियदर्शिका, रत्नावली और कौन हो गया? नागानंद। अब चलेंगे हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपसे 5 क्या पूछ रहा है? सप्त क्रांति की अवधारणा को 5 नंबर देखेंगे, 40 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। सोनार संक्षिप्तीकरण है। तो सोनार का अगर फुल फॉर्म आपसे पूछा गया तो सोनार के फुल फॉर्म की बात किया जाए तो सोनार का क्या हो जाता? साउंड नेविगेशन और रेंजिंग। साउंड नेविगेशन और क्या हो जाएगा? रेंजिंग। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। सोनार का संक्षिप्त रूप क्या होगा? साउंड नेविगेशन और रेंजिंग। अब कुछ यहाँ पे और देख लेंगे। फायदोमीटर की बात किया जाए, फायदोमीटर, अगर फायदोमीटर की बात करेंगे तो फायदोमीटर का प्रयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता? फायदोमीटर के। समुद्र की गहराई के मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता? फायदोमीटर। यहाँ पे आपका सोनार जो किया गया था, सोनार का वो साउंड नेविगेशन जो रेंजिंग होता है, सोनार का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? यह जहाज के मलबे को ढूंढने में, जहाज के मलबे को ढूंढने में किया जाता है। तो जहाज के मलबे को ढूंढने में किसका प्रयोग किया जाता? आपका सोनार का प्रयोग किया जाता। वहीं हम लोग दूसरा क्या देखें? फायदोमीटर का प्रयोग कहाँ पे किया जाता? समुद्र की गहराई पर।
उसके बाद दूसरा अगर देखा जाए तो बैरोमीटर। बैरोमीटर का प्रयोग कहां पे किया जाता है? वायुमंडलीय वायुमंडलीय दाब की माप के लिए। वायुमंडलीय दाब की माप के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वायुमंडल का, बैरोमीटर का। बैरोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। उसके बाद अगर और कुछ देख लें हम लोग, तीसरा देखें तो रेन गेज। रेन गेज का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो वर्षा, वर्षा को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रेन गेज का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद चौथा अगर देखा जाए तो रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल की बात करेंगे। रिएक्टर स्केल का प्रयोग कहां पे किया जाता? भूकंप की तीव्रता, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रेन गेज का प्रयोग किया जाता। वहीं पांचवा अगर देख लें तो रिएक्टर स्केल के बाद अगर हम लोग हाइग्रोमीटर की बात करें, हाइग्रोमीटर अगर देखा जाए तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायुमंडलीय आर्द्रता, वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। एक बार पुनः ध्यान देंगे हम लोग क्या क्या देखें। पूछ रहा है क्वेश्चन की सोनार संक्षिप्तीकरण है, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? साउंड नेविगेशन और रेंजिंग हो जाता है। सोनार का प्रयोग कहां पे किया जाता है? तो यह जहाज के मलबे को ढूंढने में किया जाता है। उसके बाद हम लोग कुछ और पॉइंट को, महत्वपूर्ण पॉइंट को देखें। फायदोमीटर, फायदोमीटर का प्रयोग कहां पे किया जाता है? समुद्र की गहराई मापने में। वहीं बैरोमीटर का पूछा जाए, बैरोमीटर का इस्तेमाल कहां पे किया जाता है? वायुमंडलीय दाब को मापने में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रेन गेज का प्रयोग कहां पे किया जाता है, तो वर्षा को मापने के लिए। और आपका रिएक्टर स्केल का प्रयोग कहां पे किया जाता है? भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए। और हाइग्रोमीटर का प्रयोग कहां पे किया जाता है? वायुमंडल की आर्द्रता को मापने के लिए। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका पूछ रहा है, कुछ रीजनिंग दिया हुआ है यहाँ पे, तो देख लेंगे। जैसे कि जेड का देखेंगे। जेड का आपका कितना होता है? 26। ए का 1 होता है, डब्ल्यू का 23, डी का 4, टी का कितना होता है? 20, जी का कितना होता है? 7। उसके बाद क्यू का कितना होता है? 17, जे का कितना होता है? 10। अब देखेंगे कौन सा लॉजिक लगाया गया है। यहां से देखेंगे 26 से कितना बन जा रहा है? 23। इसका मतलब कितना कम हो रहा है आपका? 3 कम हो रहा है। उसके बाद 23 से यहाँ पे कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। यहाँ पे अभी 3 का कम हो रहा है। उसके बाद 20 से कितना आ जा रहा है? 17 आ जा रहा है। यहाँ पे भी 3 का कम आ रहा है। अब 17 में 3 होगा कम तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो 14 का क्या होता है? एन होता है। ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों में एन है। उसके बाद आगे चलेंगे। उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद आपका यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है। कितना का वृद्धि हो रहा है? 2 का वृद्धि हो रहा है। उसके बाद 5 से 8 हो गया तो कितना का वृद्धि हो रहा है? 3 का वृद्धि हो रहा है। और 8 से आपका 12 हो रहा है तो कितना का वृद्धि हो रहा है? 4 का। मतलब 2 से 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद आप क्या होना चाहिए? यहाँ पे 5। तो 5, 12, 5 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक बार आप लोग अच्छी सी ध्यान दे देंगे क्या क्या लॉजिक लगा। पहले 3 का कमी हुआ, उसके बाद फिर 2 का वृद्धि हुआ, फिर 3 का वृद्धि हुआ, फिर 4 का हुआ, और अंततः जाके कितना का वृद्धि होगा? 5 का। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। आपसे क्या पूछ रहा है कि निम्न में से पानी में से कौन सी धातु मिनीमाता रोग का कारण बनता? अगर मिनीमाता रोग की कारण की बात किया जाए तो यह किसके कारण होता? मरकरी अर्थात पारा के कारण होता। किसके कारण होता? पारा के कारण। तो निम्न में से पानी से कौन सी धातु मिनीमाता रोग का कारण बनता? तो यह पारा का बनता। अगर आपसे पूछा जाए कैडमियम, कैडमियम से कौन कौन बीमारी होती है? तो इटाई इटाई। कैडमियम की अधिकतम मात्रा होने से कौन सी बीमारी होगा? इटाई इटाई की बीमारी होती है। वहीं आर्सेनिक की बात किया जाए तो आर्सेनिक से पार्किसन, 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 सॉरी। कौन सा रोग होता? पार्किसन रोग। और होता है इससे ब्लैक फुट रोग होता है। अगर शरीर में आर्सेनिक की मात्रा अधिक हो जाए तो 2 बीमारियां होती है। एक होता पार्किसन रोग, दूसरा कौन होता? ब्लैक फुट रोग। तो हम लोग देखें कैडमियम की अधिकतम मात्रा होने से कौन कौन बीमारी होती है? इटाई इटाई नामक बीमारी होती है कैडमियम की अधिकता होने से। आर्सेनिक की अधिकता होने से क्या होता आपका? पार्किसन रोग। और क्या होता? ब्लैक फुट। वहीं आपका नाइट्रेट की बात किया जाए, अगर नाइट्रेट की शरीर में मात्रा अधिक हो जाए तो कौन सी बीमारी होगी? ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होता है? आपका नाइट्रेट की अधिकता। नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से कौन सी बीमारी होगा? ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। अगर
तांबा की बात किया जाए तो तांबा की अधिकता से कौन सी बीमारी होता है? विल्सन रोग। कौन सी बीमारी होती है? विल्सन रोग। तो विल्सन रोग किसके कारण होता है? आपका तांबा की अधिकता के कारण। एक बार यहाँ पे ध्यान देंगे कौन कौन चीज देखें हम लोग। तो पारा की अधिकता से कौन सी बीमारी हुई? मिनीमाता रोग। पारा की अधिकता से कौन सी बीमारी होती है? मिनीमाता रोग। वहीं देखा जाए दूसरा ऑप्शन में कैडमियम दिया हुआ था, कैडमियम की मात्रा से अधिक होने से कौन कौन होता है? इटाई बीमारी होती है। उसके बाद आपका आर्सेनिक, अगर आर्सेनिक की मात्रा अधिक हो तो इसमें पार्किंसन रोग और कौन होता? ब्लैक फुट रोग होता है। तीसरा आता है तांबा। तांबा की अगर बात किया जाए, तांबा अधिक होगा तो कौन सी बीमारी होगा? विल्सन रोग होगा। और नाइट्रेट की अधिकता होने से कौन सी बीमारी होती है? ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या पूछ रहा है? गंगाधर कला शैली का समन्वय कौन सी है? यह भारतीय और ग्रीक कला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? भारतीय और ग्रीक कला। तो गंधार कला शैली और समन्वय कौन कौन आता है? तो भारतीय और ग्रीक शैली हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए गंधार शैली का विकास कौन सी काल में हुआ था? किसके समय में? तो यह कनिष्क के समय में। गंधार शैली का विकास किसके समय में हुआ था? कनिष्क के समय में हुआ था। तो कनिष्क के समय में कौन कौन हुआ आपका? गंधार शैली। अभी हम लोग देखिए इसमें गंधार शैली और कौन था आपका? मथुरा शैली। गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास किसके समय में होता? कनिष्क के समय में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 भारतीय और ग्रीक कला का है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर का टाइपिंग गलत है, आपका 9 नंबर होगा। भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान कौन से राज्य का आता है? किसका आता है? असम का। भारत में चाय सबसे ज्यादा कौन सी राज्य में उत्पादित किया जाता? असम में किया जाता। वहीं आपसे अगर पूछा जाए कि आपका पूरे विश्व में सबसे ज्यादा चाय कहां पे होता है? तो चीन में। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा चाय की खेती कहां पे होती है? चीन में होती है। अब भारत के नंबर पे स्थान पे आते दूसरे स्थान पे। भारत का नंबर कितना है? दूसरा स्थान पे है। तो भारत में चाय का उत्पादन में सबसे ज्यादा प्रथम स्थान पे कौन है? असम है। पूरे विश्व में सबसे प्रथम स्थान पे कौन है? चीन है। दूसरा स्थान पे कौन आपका आता है? भारत आता है। अगर आपसे पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस, अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 21 मई को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता? आपका 21 मई को मनाया जाता। अगर चाय की बात किया जाए तो यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय पौधा कहा जाता है इसको। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि चाय को कौन सा पौधा के नाम से जाना जाता है, तो इसको उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय पौधा भी कहा जाता है। तो हम लोग इस क्वेश्चन में क्या क्या देखें कि भारत में चाय उत्पादन प्रथम स्थान पे कौन सी राज्य आता है? तो असम आता है। पूरे विश्व में प्रथम स्थान पे कौन है? चीन है। और दूसरे स्थान में पूरे विश्व में कौन है? भारत है। तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई को। चाय आपका कैसे पौधे में आता है? तो उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय पौधे के अंतर्गत आता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या पूछ रहा है? दुर्खीम के अनुसार समाज में कैसी एकता है? तो यह कैसी एकता आपका? सवायाबी एकता है। दुर्खीम के अनुसार समाज में कैसी एकता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सवयाबी एकताएं हो जाएगी। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। कुछ क्वेश्चन आपका अटपटा सा दे देता है। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कौन सी अधिनियम के तहत किया गया था? तो भारतीय संघीय न्यायालय की बात किया जाए तो भारतीय संघीय न्यायालय की स्थापना कौन सी अधिनियम के तहत किया गया था? 1935 के अधिनियम के तहत। किसके अधिनियम के तहत किया गया था? 1935 अधिनियम के तहत किया गया था। इसको कई बार हम लोग डिस्कशन में विस्तार रूप से देख रहे थे। गुलामी का अधिकार पत्र भी किस अधिनियम को कहा गया था? 1935 के अधिनियम को कहा गया है। एक ऐसा इंजन जिसमें ब्रेक है पर इंजन नहीं है, किसके बारे में कहा गया है? 1935 के अधिनियम के बारे में कहा गया। अनुच्छेद की बात देखा जाए तो इसमें 321 अनुच्छेद था और कितना अनुसूचियां था? 10 अनुसूचियां। अगर द्वैध शासन की बात करेंगे तो प्रांतों में द्वैध शासन कौन सा अधिनियम के तहत समाप्त किया गया था? 1935 के अधिनियम। प्रांतों का द्वैध शासन कौन सा अधिनियम के तहत समाप्त किया गया था? 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतों के द्वैध शासन को समाप्त कर
केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था को शुरू कर दिया गया था। तो केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत कब, कौन से अधिनियम के तहत किया गया? 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था। तो हम लोग क्या क्या देखें, इसमें 321 अनुच्छेद है, 10 अनुसूचियां है। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया 1935 के अधिनियम के तहत। केंद्र में द्वैध शासन अधिनियम लागू कब हुआ? 1935 के अधिनियम के तहत। गुलामी का अधिकार पत्र भी किसको कहा गया? 1935 के अधिनियम के 1935 के अधिनियम को ही कहा गया। और एक कार जिसमें ब्रेक है पर इंजन नहीं है, किसके बारे में कहा गया? 1935 के अधिनियम के बारे में। अगर 1909 की बात करेंगे तो 1909 को और किस नाम से जाना जाता है? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता। तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम किसको कहा गया? 1909 के अधिनियम को कहा गया। इसी में देखा जाए तो यह जो लॉर्ड मिंटो है, लॉर्ड मिंटो को ही आपको सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता। तो सांप्रदायिक अगर निर्वाचन का जनक पूछा जाए तो सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक, सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक किसको कहा जाता है? तो लॉर्ड मिंटो। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किनको कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। उसके बाद 1919 के अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 1919 के अधिनियम को, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो मॉन्टेग्यू, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता 1919 के अधिनियम को। पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार, पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार कौन सा अधिनियम के तहत आया? 1919 के अधिनियम के तहत। 1919 के अधिनियम के तहत ही 1926 में ली आयोग गठित किया गया था। कौन सा आयोग गठित किया गया? ली आयोग, जो आपका लोक सेवा आयोग के लिए आपका सिविल सेवा परीक्षा का आयोजित कराया गया। तो 1926 में ली आयोग गठित हुआ था। तो हम लोग क्या क्या देखे, भारत शासन अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है? मार्लो मिंटो सुधार नाम के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड मिंटो को ही क्या कहा जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा गया। सबसे कम समय तक, सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम कौन सा था? 1909 का अधिनियम है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी में दिया है भारत शासन अधिनियम 1919, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। महिला को वोट देने का अधिकार पहली बार किसमें मिला? 1919 के अधिनियम में। ली आयोग का गठन कब हुआ था? 1926 में। कौन से अधिनियम के तहत? 1919 के अधिनियम के तहत। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछ रहा है कि कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है, या किस नाम से जाना जाता? अलाई दरवाजा के नाम से जाना जाता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। तो क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन पूछ रहा है कि कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता, किस नाम से जाना जाता? अलाई दरवाजा के नाम से जाना जाता। अब यहां बात आई है कुतुब मीनार की, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। कुतुब मीनार को बनवाने का काम किन्होंने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसको किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। इन्होंने पहला मंजिल बनवाया था। कुतुब मीनार की पहला मंजिल को बनवाने का काम किन्होंने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुब मीनार की शुरुआत भी किन्होंने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही किया था। लेकिन अगर पूछा जाए 4 मंजिल तक बनाने का काम किन्होंने किया था, तो आपका इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश ने किया था, जिसको आपको कुतुब मीनार के संपूर्ण निर्माणकर्ता माना जाता। तो इल्तुतमिश का आपको कुतुब मीनार का पूर्ण करने का श्रेय किनको जाता है? इल्तुतमिश को। कुतुब मीनार को पूर्ण करने का अगर श्रेय पूछा जाए तो किनको जाता है? इल्तुतमिश को जाता है। इन्होंने टोटल 4 मंजिल बनवाया था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक के समय में, फिरोज शाह तुगलक के समय में चौथी मंजिल पर बिजली गिर जाने के कारण क्या होता है? चौथा मंजिल नष्ट हो जाता है। जिसके कारण क्या हुआ था? इन्होंने चौथा मंजिल के साथ साथ 5वां मंजिल भी बनवा दिया था। तो 5वां मंजिल किन्होंने बनवा दिया था? फिरोज शाह तुगलक ने, जिसमें 9 फीट बढ़कर आपका कितना हो गया था? 9 फीट बढ़कर टोटल हो गया था 234 फीट। कितना हो गया था? 234 फीट। तो कुतुब मीनार में टोटल 5 मंजिल हो गया, और कितना ऊंचा हो गया? 234 फीट। एक बार पुनः इस कहानी को देखेंगे, क्या क्या देखे। कुतुब मीनार, क्वेश्चन पूछा था कि कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता? तो अलाई दरवाजा के नाम से जाना जाता। कुतुब मीनार की शुरुआत किन्होंने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। लेकिन उसको पूर्ण करने का श्रेय किनको जाता है? इल्तुतमिश को जाता है। इल्तुतमिश ने टोटल 4 मंजिल बनवाया। तो इसके समय में कितना था? 255 फीट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 255 फीट। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक के समय में चौथा मंजिल में बिजली गिर जाने के कारण क्या होता है? चौथा मंजिल नष्ट होता है। इन्होंने 5वां मंजिल, चौथा मंजिल बनाने के साथ साथ 5वां मंजिल भी बनवाया, जिसके तहत आपका 9 फीट बढ़कर टोटल कितना हो गया? 234 फीट हो गया।
सॉरी 225 हो जाएगा, ये 55 है, 225, 9 फीट बड़ा है ना, 225 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलेंगे। कह रहा है कि अशोक चक्र और मोर पुरस्कार, शौर्य पुरस्कार स्थापित किया गया था। तो बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। 1952 में अशोक चक्र और शौर्य पुरस्कार कब स्थापित किया गया था, तो 1952 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है, एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित है, सभी एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाता है तो कितने बार हाथ मिलाएगा। इसमें आपका यह मैथ का क्वेश्चन पूछा गया। इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस वन बटा टू। क्या होता है, n इंटू एन माइनस वन बटा टू। तो इसमें क्या कह रहा है, एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित है, मतलब एक कोई बैठक हो रहा है, उसमें 10 व्यक्ति बैठा हुआ है, वह सभी एक दूसरे से हाथ मिला रहा है। राम श्याम से हाथ मिला रहा है, श्याम राम से हाथ मिला रहा है, इस तरह मतलब टोटल एक दूसरे से हाथ मिला रहा है 10 व्यक्ति। तो आपका टोटल व्यक्ति कितना दिया है, 10। तो n की जगह पर 10 रखेंगे, 10 माइनस 1 बटा क्या करेंगे 2। तो कितना आ गया आपका 10 इंटू 9 बटा 2, 2 से कट जाएगा 5, 9 पचे कितना हो जाएगा 45। मतलब कितना बार मिलेगा आपका 45 बार। आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलेंगे जल्दी से लिख लेंगे। तो क्या क्या देखें हम लोग, एक समाज की एक बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित है, एक दूसरे से हाथ मिला रहा है बार बार। तो इसमें फॉर्मूला क्या रखना है, n इंटू एन माइनस वन बटे टू। तो n की जगह पे 10 रखेंगे तो दोनों जगह हो जाएगा 10, उसके बाद आंसर कितना होगा 45। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या पूछ रहा है, सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था। तो यह किसने बनवाया था, अशोक ने बनवाया था। सांची स्तूप की बात करें तो इसका निर्माण किन्होंने करवाया था, अशोक ने करवाया था। अब यहाँ पे आपका कई सारा क्वेश्चन आया, जैसे कि ऑप्शन में दशरथ दिया है, बिंदुसार दिया है, चंद्रगुप्त मौर्य दिया है। अगर मौर्य साम्राज्य की बात करेंगे, मौर्य साम्राज्य की बात करेंगे तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, आपका चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। अगर चंद्रगुप्त मौर्य की बात किया जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था, 345 ईसा पूर्व में। कब हुआ था इनका जन्म, 345 ईसा पूर्व में। यह गद्दी पर कब बैठा था, 322 ईसा पूर्व में। गद्दी पर कब बैठा था, 322 ईसा पूर्व में। तो हम लोग क्या देखे, मौर्य वंश की स्थापना किन्होंने किया था, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किन्होंने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। इन्होंने इस चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब होता है, 345 ईसा पूर्व में। यह गद्दी पर कब बैठा था, 322 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त की बात किया जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य को आपका जस्टिन ने क्या कहा था, जस्टिस ने इसको क्या कहा था, सेंट्रोकोटस। सेंट्रोकोटस, जस्टिन ने इनको क्या कहा था, सेंट्रोकोटस कहा था। तो जस्टिन ने इनको सेंट्रोकोटस कहा था, किनको कहा था, चंद्रगुप्त मौर्य को कहा था। अगर चंद्रगुप्त मौर्य की बात किया जाए तो इन्होंने 305 ईसा पूर्व में, 305 ईसा पूर्व में किसको हराया था, सेल्यूकस नियक्टर को। सेल्यूकस नियक्टर को, सेल्यूकस नियक्टर को किसने हराया था, आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने। कब हराया था, 305। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस नियक्टर को कब हराया था, 305 ईसा पूर्व में हराया था। उसके बाद सेल्यूकस नियक्टर ने अपनी बेटी का विवाह किनके साथ कर दिया था, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। सेल्यूकस नियक्टर की अगर बेटी की बात किया जाए तो उनकी बेटी का नाम क्या था, कार्नेलिया। कार्नेलिया, क्या नाम था इसका, कार्नेलिया। कार्नेलिया से विवाह करने के बाद इन्होंने 4 प्रांत इसको दहेज में मिला था। कौन कौन था, काबुल, काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। तो कार्नेलिया से विवाह करने के बाद इनको 4 प्रांत मिला था। कार्नेलिया से विवाह करने के बाद कितना प्रांत मिला, 4 प्रांत, काबुल, कंधार, हेरात और कौन सा था, मकरान। तो हम लोग क्या देखे, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। इसका जन्म 345 में हुआ था। यह गद्दी पर कब बैठे थे, 322 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठे थे। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य को जस्टिन ने क्या कहा था, सेंट्रोकोटस के रूप में पुकारा था। उसके बाद 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस नियक्टर को किसने हराया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। सेल्यूकस नियक्टर को हराने के बाद सेल्यूकस नियक्टर की बेटी का नाम क्या था, कार्नेलिया। कार्नेलिया से विवाह होने के बाद इनको 4 प्रांत दहेज के रूप में मिला था, काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। अब उसके बाद देखेंगे, अगर चंद्रगुप्त मौर्य की बात किया जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आपका गद्दी पर बैठने वाला कौन था, आपका बिंदुसार था। कौन था आपका, बिंदुसार। तो चंद्रगुप्त मौर्य 322 में बैठा था। यह गद्दी पे कब बैठा था, 298 ईसा पूर्व में बैठा था। कब बैठा था, 298। तो बिंदुसार गद्दी पर कब बैठता, 298 बैठता। बिंदुसार को और किस नाम से जाना जाता, अमित्रघात के नाम से जाना था।
अमित्र घात के नाम। तो अमित्र घात के नाम से किसको जाना जाता है? बिंदुसार, जिसका मतलब क्या होता है? शत्रु विनाशक। जिसका मतलब क्या होता है? शत्रु विनाशक। तो बिंदुसार की बात करेंगे तो बिंदुसार मौर्य वंश की साम्राज्य पर कब बैठा था? 298 ईसा पूर्व में बैठा था। इन्हीं को क्या कहा जाता? अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। और अमित्र घात का मतलब क्या होता है? शत्रु विनाशक होता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या पूछ रहा है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है, तो कौन सा अनुच्छेद के तहत अध्यादेश को जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 127 के तहत। किसके तहत जारी कर सकता है? अनुच्छेद 127। तो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने का शक्ति किसमें दिया है? अनुच्छेद 127 में। यह अध्यादेश का उतना ही मान होता है जितना कि आपका संसद के द्वारा पारित किया गया किसी विधेयक का होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है कि अनुच्छेद 143। अगर अनुच्छेद 143 की बात किया जाए तो उच्चतम न्यायालय से उच्चतम न्यायालय से उच्चतम न्यायालय से सार्वजनिक महत्व के बारे में सलाह लेने का किनको अधिकार है? आपको, तो राष्ट्रपति को है। लेकिन सबसे ध्यान देने योग्य बात क्या है कि यह सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, और ना ही यह सलाह देने के लिए आपका सुप्रीम कोर्ट बाध्य है। क्या देखिए, अनुच्छेद 143 क्या कह रहा है कि इस कानूनी रूप से सलाह कौन मांग सकते हैं? राष्ट्रपति मांग सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय से। लेकिन ना तो सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होते हैं, ना ही सलाह देने के लिए सुप्रीम कोर्ट आपका बाध्य है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है अनुच्छेद 52। 52 में क्या है? तो भारत में एक राष्ट्रपति होगा। भारत में एक राष्ट्रपति होगा। कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो अनुच्छेद 52 कहता है। भारत में एक राष्ट्रपति होगा। कौन सा अनुच्छेद कहता? अनुच्छेद 52 कहता। अनुच्छेद 300 की बात किया जाए तो यह क्या होता है इसमें आपका? भारत सरकार के वाद एवं कार्रवाई की चर्चा किसमें किया गया है? तो अनुच्छेद 300 वाद एवं कार्रवाई। वहीं अनुच्छेद 300 क में चल जाएंगे तो वहां पे आपको संपत्ति का अधिकार मिलेगा। अनुच्छेद 300 के क में क्या जोड़ दिया गया है? संपत्ति के अधिकार को जोड़ दिया गया, जो अब क्या बन गया है? कानूनी अधिकार बन गया। क्या बन गया है? कानूनी अधिकार। एक बार पुनः देखेंगे, अनुच्छेद 123 में क्या था? अध्यादेश था। अनुच्छेद 143 में सुप्रीम कोर्ट से सलाह कौन मांग सकते हैं? राष्ट्रपति मांग सकते हैं। लेकिन यह सलाह देने के लिए भी बाध नहीं है और ना मानने के लिए बाध है। अनुच्छेद 52 में कहा गया कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 300 में क्या था कि वाद और कार्यवाही के लिए चर्चा कहां पे किया गया? अनुच्छेद 300 में क्या गया? यह भारत सरकार के वाद और कार्यवाही की चर्चा करता है। अनुच्छेद 300 को की बात करेंगे तो इसमें संपत्ति के अधिकार को कानूनी रूप में मान्यता दिया गया। और भाग कौन सा में जोड़ा गया था? भाग 12 में। कानूनी अधिकार, जो संपत्ति को कानूनी अधिकार बनाया गया, कौन सी भाग में जोड़ा गया है? भाग 12 में। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 का रहा है यूटोपिया का लेखक कौन था जी? बताएंगे इसको, कौन था इसमें? थॉमस मोर। कौन था आपका? थॉमस मोर। तो यूटोपिया का लेखक कौन था? थॉमस मोर था। बताएंगे कुछ कुछ पुस्तक के बारे में। प्लूटो के बारे में बताएंगे। प्लूटो की पुस्तक रिपब्लिक। रिपब्लिक पुस्तक किसका? प्लूटो का है। अगर लॉज आपसे पूछा जाए तो यह भी किसका? प्लूटो का है। तो रिपब्लिक, लॉज और कौन हो जाएगा आपका? रिपब्लिक और लॉज हो गया किनका? प्लूटो का। शेक्सपियर के पुस्तक के बारे में बताएंगे। शेक्सपियर के पुस्तक का नाम क्या था? रोमियो और जूलियट किसका है? शेक्सपियर का है। रोमियो अगर जूलियट पूछा जाए, रोमियो और जूलियट किसका है? शेक्सपियर। तो रोमियो जूलियट आपका किसका? शेक्सपियर का है। रिपब्लिक और लॉज किनका है? प्लूटो का है। चलेंगे आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 पूछ रहा है कि भारतीय वन अनुसंधान संस्था स्थित है। भारतीय वन अनुसंधान संस्था आपका कहां पे स्थित है? तो ये आपका देहरादून में। भारतीय वन अनुसंधान संस्था कहां पे स्थित है? देहरादून। ऑप्शन नंबर ए में दिया आपका नई दिल्ली। नई दिल्ली में बताएंगे क्या क्या आता है आपका? नई दिल्ली में कौन कौन संस्था हो जाएगा आपका? भारतीय अनुसंधान,
भारतीय कृषि अनुसंधान परिधान कहां पे हो गया आपका? नई दिल्ली में। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पे आपका? नई दिल्ली में। उसके बाद भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। उसके बाद देखेंगे केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान। उसके बाद एक और है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। इस सारा आपका कहां पे पड़ता है? दिल्ली में। तो हम लोग दिल्ली में कौन कौन देखे? नई दिल्ली में किसका किसका मुख्यालय है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान कहां पे? नई दिल्ली में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहां पे? नई दिल्ली में। केंद्रीय सड़क अनुसंधान कहां है? नई दिल्ली में। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहां पे? नई दिल्ली में। अगर शिमला की बात किया जाए तो आलू संस्थान कहां पे है? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान आपका कहां पे? शिमला में। एक बार पुनः ध्यान देख ले, नई दिल्ली में क्या क्या देखे? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क अनुसंधान का मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली। उसके बाद शिमला में किसका था? केंद्रीय आलू अनुसंधान का मुख्यालय कहां पे? शिमला में। और यहां से पूछा क्या था? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहां पे है? देहरादून में। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछ रहा है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? तो भारत के सबसे उत्तरी बिंदु जो आपका लद्दाख में है वह कौन है आपका? तो आपका इंद्राकौल है। उत्तरी बिंदु की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? इंद्राकौल। सबसे उत्तरी बिंदु को क्या कहा जाता है? इंद्राकौल। और वहीं आपका देखेंगे आपका अंडमान के पास आपका आता है तो उसका कौन हो जाएगा? यह आपका हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। कौन सा हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। तो देखेंगे अगर मुख भूमि से आपसे पूछा जाए तो मुख भूमि का आपका अंतिम बिंदु क्या हो जाएगा? केप कोमोरिन। केप कोमोरिन जो आपका कहां पे पड़ता? कन्याकुमारी। एक बार पुनः ध्यान देंगे भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या हुआ? इंद्राकौल। भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु जो मुख भूमि पर है जिसको क्या कहा जाता? केप कोमोरिन कहा जाता। और मुख भूमि को नहीं अगर लिखा हो क्वेश्चन में तो सबसे दक्षिणी बिंदु क्या आ जाएगा? इंदिरा पॉइंट। भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु क्या होगा? इंदिरा पॉइंट। अगर पूर्वी पूछा जाए तो पूर्वी में आपका अरुणाचल प्रदेश में कौन सा आता? किबिथु। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु का नाम क्या? किबिथु। किबिथु कहां पे पड़ता? अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या आता? आपका गौर माता। क्या आता? गौर माता। कहीं कहां पे गौरमोती भी लिखता है तो गौर माता। तो हम लोग क्या देखें? भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंद्राकौल। भारत के मुख भूमि पर सबसे दक्षिणी बिंदु केप कोमोरिन। भारत के अगर खाली दक्षिणी बिंदु पूछेगा तो इंदिरा पॉइंट। भारत के सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में किबिथु। उसके बाद सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा हो गया? गौर माता। अगर भारत का उत्तर से दक्षिण में अगर विस्तार देखा जाए कितना किलोमीटर में विस्तृत है तो ये आपका 3214 किलोमीटर। कितना आपका? 3214 किलोमीटर। भारत उत्तर से दक्षिण में कितना किलोमीटर विस्तृत है? 3214 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम की बात किया जाए तो कितना है? 2933 किलोमीटर। कितना किलोमीटर है? 2933। तो भारत उत्तर से दक्षिण में कितना किलोमीटर है? 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम में कितना है? 2933 किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल पूछा जाए तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना आता है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। वहीं आपसे पूछा जाए पूरे विश्व का कितना परसेंट क्षेत्रफल भारत लिया है तो 2.47% ना, या 2.42 के आता है तो 2.42 आ जाएगा। तो आपका कितना परसेंट क्षेत्रफल लिया है? 2.4.2% लिया हुआ है पूरे विश्व का। अगर जनसंख्या में पूछा जाए तो जनसंख्या में यह कितना परसेंटेज है आपका? 17.5%। कितना परसेंट है? 17.5%। पूरे विश्व का जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या कहां पे निवास करती है? भारत में। तो क्या क्या देखे यहां से क्वेश्चन पूछा था। बात की सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? इंद्राकौल। सबसे दक्षिणी बिंदु मुख भूमि पे केप कोमोरिन। अगर मुख भूमि नहीं लिखा रहेगा तो क्या होगा? इंदिरा पॉइंट होगा। और सबसे पूर्वी बिंदु क्या हो गया? किबिथु जो अरुणाचल प्रदेश में। पश्चिमी बिंदु गौरमाथा जो कहां पे है? गुजरात में। उसके बाद
उत्तर से दक्षिण में भारत का विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम में 2933 किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर। पूरे विश्व का कितना परसेंट क्षेत्रफल लिया हुआ है? 2.42%। उसके बाद पूरे जनसंख्या का भारत में कितना परसेंट निवास करती है? तो 17.5% करता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछ क्या रहा है? इडली को किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है? अब इडली के बारे में पूछा जा रहा है, तो इडली को किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है? तो आपको स्टीमिंग के द्वारा, या क्वेश्चन नंबर आपका सी हो जाएगा। इडली को किस प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है? वही खाने वाला इडली। इडली को किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है? तो स्टीमिंग प्रक्रिया के द्वारा आपको बनाया जाता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 में आपसे पूछ रहा है भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? तो भारत में हम लोग जानते हैं 2 सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि आपका अंडमान निकोबार में पाया जाता है। एक आपका बैरन है, तो यहाँ पे ऑप्शन में आपका कौन दिया हुआ है? बैरन, जो आपकी कैसी ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत में जो 2 ज्वालामुखी पाया जाता, एक बैरन पाया जाता, दूसरा कौन सा आता? नारकोंडम। दूसरा कौन सा ज्वालामुखी है? नारकोंडम। तो भारत में 2 ज्वालामुखी पाया जाता, एक बैरन हो गया, दूसरा कौन हो गया? नारकोंडम। आपका बैरन ज्वालामुखी कैसी ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी है। जबकि नारकोंडम की अगर बात किया जाए तो नारकोंडम आपका सुषुप्त ज्वालामुखी है। नारकोंडम कैसी ज्वालामुखी है? सुषुप्त ज्वालामुखी है। यह आपका कहां पे पाया जाता है? तो यह अंडमान निकोबार में। कहां पे पाया जाता है? अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार में भारत में 2 ज्वालामुखी मात्र पाया जाता है, एक बैरन हो गया, दूसरा नारकोंडम हो गया। बैरन जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है और दूसरा नारकोंडम जो है सुषुप्त ज्वालामुखी है। ध्यान रखेंगे, इस बार आपका बीपीएससी भी इस क्वेश्चन को पूछा है और बिहार एसआई भी क्वेश्चन में यहाँ पे आपका प्रीवियस ईयर्स में देख लिए कि क्वेश्चन पूछा। इससे यह साफ होता है कि प्रीवियस ईयर्स हमेशा आप लोग अगर पढ़ेंगे तो क्या होगा कि कई क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट करते रहता है। अब इसमें कुछ कुछ हम लोग महत्वपूर्ण देख लेते हैं। अगर सबसे सक्रिय बात करें, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी की बात करेंगे तो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? किलाऊ है। किलाऊ ज्वालामुखी है। क्या किलाऊ कहां पे पड़ता है? तो ये हवाई द्वीप पर पड़ता है। कहां पे पड़ता है? हवाई द्वीप। और हवाई द्वीप कहां पर है? अमेरिका में। तो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? किलाऊ है, जो कि हवाई द्वीप में पाया जाता है, जो आपकी कहां पे है? अमेरिका में है। उसके बाद अगर आपसे यहां पे पूछा जाए भूमध्य सागर का, ये भी क्वेश्चन आपका कई बार पूछता है कि भूमध्य सागर का, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको कहा जाता है? तो यह कहा जाता है स्ट्राम्बोली को। किसको कहा जाता? स्ट्राम्बोली को कहा जाता। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको कहा जाता है? स्ट्राम्बोली को कहा जाता। अब देखेंगे सबसे ऊंचा, एक और महत्वपूर्ण आता है सबसे ऊंचा। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा आपका? कोटोपेक्सी है। कोटोपेक्सी कौन सा है? कोटोपेक्सी। या कोटोपेक्सी ज्वालामुखी कहां पे पाया जाता है? इक्वाडोर में पाया जाता है। कहां पे पाया जाता है? इक्वाडोर। तो कोटोपेक्सी ज्वालामुखी कहां पे है? इक्वाडोर में है। तो क्या क्या देखिए, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी हो गया किलाऊ, जो कि हवाई द्वीप में पाया जाता है अमेरिका में। भूमध्य सागर पर का आपका कौन था? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको कहा जाता है? स्ट्राम्बोली को कहा जाता है। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी की बात करेंगे तो आपका कौन हो गया? कोटोपेक्सी, जो इक्वाडोर में पाया जाता है। अगर सबसे शांत ज्वालामुखी की बात किया जाए तो सबसे शांत ज्वालामुखी का नाम है एकांगुआ। क्या नाम है? एकांकागुआ। एकांकागुआ कहां पे पाया जाता है आपका? या एंडीज पर्वत पे पाया जाता है। कहां पे पाया जाता है? एंडीज पर्वत पे पाया जाता है। या कहां पे आपका एंडीज पर्वत? तो यह दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। दक्षिण अमेरिका में कौन सा पर्वत है? एंडीज पर्वत। उसी में कौन सा ज्वालामुखी पाया जाता है? एकांगुआ पाया जाता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पे। प्रतिदीप्त नालिका तथा नियॉन चिन्ह बल्ब में से होता है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? प्लाज्मा हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि प्रतिदीप्त नालिका तथा नियॉन चिन्ह बल्ब में होता है, तो इसमें क्या आ जाएगा? प्लाज्मा। अगर प्लाज्मा की बात किया जाए तो इसे पदार्थ की चौथी अवस्था, पदार्थ की चौथी अवस्था, पदार्थ की चौथी अवस्था किसको कहा जाता है? तो प्लाज्मा। चौथी अवस्था, पदार्थ की चौथी अवस्था किसको कहा जाता है? प्लाज्मा। क्वेश्चन क्या था आपसे कि प्रतिदीप्त नालिका तथा
न्यून चिन्ह बल्ब में होता है तो कौन सा हो जाएगा? प्लाज्मा हो जाएगा। अब पदार्थ की चौथी अवस्था भी किसको कहा जाता है? प्लाज्मा को ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। 23 क्या दिया है कि निम्न में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्य से संबंधित था? तो मौलिक कर्तव्य से संबंधित कौन सा था? स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी समिति आती है? स्वर्ण सिंह समिति। अब यहाँ पे बात करेंगे कि मौलिक कर्तव्य को कौन सी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो इसको 42वें संविधान 42वें संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था? ये आपका 1976 में हुआ था। तो 42वें संविधान संशोधन कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या जोड़ा गया? आपका मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। अगर मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे तो मौलिक कर्तव्य को जो जोड़ा गया है, मौलिक कर्तव्य को कहां से लिया गया था? यह सोवियत संघ से लिया गया था। कहां से लिया गया था? सोवियत संघ। मौलिक कर्तव्य को कहां से लिया गया? सोवियत संघ। इसको कौन सी आपका भाग में जोड़ा गया? तो भाग 4 में। मौलिक कर्तव्य को कौन सी भाग में जोड़ा गया? 4 के क में जोड़ा गया। और इसको अनुच्छेद कौन सा जोड़ा गया? अनुच्छेद 51 के क में। किस में जोड़ा गया? 51 के क। एक बार पुनः ध्यान देंगे, मौलिक कर्तव्य को कौन सी समिति के द्वारा जोड़ा गया? तो आपका स्वर्ण सिंह समिति के कमेटी के द्वारा जोड़ा गया। जो कौन सा संविधान संशोधन था? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य। और मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया? सोवियत संघ से लिया गया। कौन सी भाग में जोड़ा गया? भाग 4 के क में जोड़ा गया। और अनुच्छेद कौन सा हो गया? 51 के क। ये जो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, इसमें 10 गो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। कितना मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। लेकिन अभी वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? 11 है। 11वां मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था? तो यह 86वें संविधान संशोधन 46वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा कौन सा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? 11वां मौलिक कर्तव्य, जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात की गई थी। तो निःशुल्क शिक्षा की बात कौन सा? 6 से 14 वर्ष 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। और 11वां मौलिक कर्तव्य किससे था? निःशुल्क शिक्षा से संबंधित था। चलेंगे इसमें कुछ कुछ और देख लेंगे। आपका यहाँ पे कौन सी कमेटी दिया हुआ है? एक आपका धर कमेटी दिया हुआ है। यह धर कमेटी की बात किया जाए तो यह 1948 में आया था। धर कमेटी कब आया था? 1948 में। यह धर कमेटी आपको भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए धर कमेटी कब आया था? 1948 में आया था धर कमेटी। वहीं कलंकर कमेटी की बात करेंगे तो ये आपका देख लेंगे, इसको थोड़ा सा यहाँ पे याद नहीं आ रहा है कलंकर कमेटी। तो धर कमेटी कब आया? 1948 में। यह भाषा से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। 24 आता अब। जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकला को नादिर उल असर के किताब से नवाजा गया? तो जहांगीर के शासनकाल को निम्नलिखित में से किस चित्रकला को नादिर उल असर की किताब से नवाजा गया? तो कौन था आपका इसमें? ऑप्शन नंबर ए में अबुल हसन। इसमें होगा उस्ताद मंसूर। कौन हो जाएगा? उस्ताद मंसूर। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा था? क्वेश्चन कह रहा था जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकला को नादिर उल असर की किताब से नवाजा गया? तो वो था आपका नस्ताद मसूर। अब जहांगीर की बात हम लोग करेंगे तो जहांगीर के बारे में बात किया जाए तो जहांगीर को ही क्या कहा जाता? चित्रकला का स्वर्णकाल। चित्रकला का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा गया? तो जहांगीर। चित्रकला का स्वर्णकाल किसके समय को कहा गया? जहांगीर के शासनकाल को कहा गया। वहीं अगर बात किया जाए आपको हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा गया? तो यह अकबर के काल को कहा गया। किसके काल को कहा गया? अकबर। उसके बाद एक आता स्थापत्य कला का स्वर्णकाल। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल पूछा जाए तो किनके शासनकाल को कहा जाता? शाहजहां। कौन हो जाएगा? शाहजहां। तो हम लोग क्या देखे?
चित्रकला का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा गया? जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किनके शासनकाल को कहा जाता है? अकबर के शासनकाल को। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किनके शासनकाल को कहा जाता है? शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। अगर जहांगीर की बात किया जाए तो जहांगीर के देखेंगे तो जहांगीर ने आपको क्या करता है, जहांगीर के बेटा का नाम क्या था? खुसरो। जहांगीर के बेटा का नाम क्या था? खुसरो। खुसरो की सहायता कौन कर रहा था? तो ये आपका पांचवा गुरु जिनका नाम क्या था? अर्जुन देव। पांचवा गुरु का नाम क्या था? अर्जुन देव। अर्जुन देव को मरवाने का भी काम किन्होंने किया था? तो जहांगीर ने। तो अर्जुन देव को मरवाने का काम किन्होंने किया था? जहांगीर ने। तो किसके कारण मरवाया था? क्योंकि इन्होंने खुसरो की सहायता कर रहा था। अगर जहांगीर की बात किया जाए तो जहांगीर ने 1611 में जहांगीर ने 1611 में किनसे विवाह किया था? मेहरुनिसा से। किनसे विवाह किया था? मेहरुनिसा से। तो मेहरुनिसा से इनका विवाह कब होता है? 1611। एक बार चले पूरा इसको अच्छे से लिख देते हैं। हम लोग क्या देख रहे थे? जहांगीर। जहांगीर की बात किए। जहांगीर का बेटा का नाम क्या था? खुसरो। जहांगीर के बेटा का नाम था खुसरो। खुसरो की सहायता कौन कर रहा था आपका? तो आपका अर्जुन देव कर रहा था, जो आपका सिखों के पचमे गुरु थे। अर्जुन देव को मरवाने का काम किन्होंने किया था? जहांगीर ने किया था, क्योंकि उसके बेटा खुसरो की सहायता कौन कर रहा था? अर्जुन देव। उसके बाद जहांगीर के बारे में हम लोग और देखें कि 1611 में इनका विवाह किनके साथ होता है? मेहरुनिसा के साथ। किनके साथ होता है? मेहरुनिसा के साथ होता है। तो मेहरुनिसा के साथ किनका विवाह हुआ था? 1611 में जहांगीर के साथ हुआ था। जहांगीर की अगर एक बेटा की बात किया जाए तो जहांगीर और मेहरुनिसा। जहांगीर और मेहरुनिसा। मेहरुनिसा। जहांगीर और मेहरुनिसा से एक बेटा का जन्म हुआ जिनका नाम क्या था? सहरयार। सहरयार। क्या नाम था? सहरयार। तो जहांगीर और मेहरुनिसा से एक बेटा का जन्म हुआ जिसका नाम क्या था? सहरयार। इसके बाद सहरयार का विवाह किनके साथ किया गया? तो यह किया गया था लाडली बेगम के साथ। लाडली बेगम के साथ। किसके साथ किया गया था? लाडली बेगम के साथ। और यह लाडली बेगम कौन था? तो यह लाडली बेगम मेहरुनिसा। मेहरुनिसा। मेहरुनिसा और किसका बेटा था? या सॉरी बेटी थी। मेहरुनिसा और शेर शेर अफगान का। किसका था? शेर अफगान का। शेर अफगान का बात किया जाए तो शेर अफगान और मेहरुनिसा का विवाह कब हुआ था? 1594 में। शेर अफगान और मेहरुनिसा का विवाह कब हुआ था? 1594 में। और शेर अफगान का मृत्यु कब हुआ था? 1607 में। शेर अफगान का मृत्यु कब हुआ था? 1607। चलेंगे एक बार ध्यान देंगे हम लोग क्या क्या देखे। 1611 में मेहरुनिसा का विवाह किनके साथ होता? जहांगीर के साथ हुआ। जहांगीर और मेहरुनिसा से एक बेटा का जन्म हुआ जिसका नाम क्या था? सहरयार। सहरयार का विवाह किनके साथ हुआ? लाडली बेगम के साथ। यह लाडली बेगम किसकी बेटी थी? तो मेहरुनिसा और आपका शेर अफगान का। शेर अफगान और मेहरुनिसा का विवाह सबसे पहले कब हुआ था? 1594 में हुआ था। लेकिन शेर अफगान का मृत्यु 1607 में हो जाता, जिसके बाद 1611 में इनसे विवाह कौन कर लिया? जहांगीर कर लिया। और इसी से एक बेटा कौन हुआ था? सहरयार हुआ था। चलेंगे क्वेश्चन नंबर आगे 25 पे। 25 को देखेंगे। दूध में उपस्थित शर्करा कौन सा होता है? लैक्टोज हो जाएगा। कौन हो जाएगा? लैक्टोज। दूध में उपस्थित शर्करा कौन सा हो जाएगा? लैक्टोज हो जाएगा। अब इसमें आपका दिया है फ्रुक्टोज दिया है, ग्लूकोज दिया है और आपका माल्टोज दिया है। फ्रुक्टोज की बात करेंगे तो फ्रुक्टोज का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? ये C6H12O6। C6H12 और क्या हो जाएगा? O6। और फ्रुक्टोज अगर किसमें बात पाया जाता है तो आपका यह फल और सब्जी में। फ्रुक्टोज आपका पाया जाता फल और सब्जियों में। तो फ्रुक्टोज किसमें पाया जाता? फल और सब्जियों में पाया जाता। और यह क्या आपका? यह आपका प्राकृतिक रूप से मोनोसेक्राइड है। प्राकृतिक रूप से क्या है आपका? मोनोसेक्राइड। सेकेराइड। तो प्राकृतिक रूप से मोनोसेक्राइड आपका कौन है? फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज के बारे में क्या देखिए, इसका क्या हो गया? C6H12O6 हो गया। यह किसमें पाया जाता? फल और सब्जियों में पाया जाता। प्राकृतिक रूप से क्या आपका? मोनोसेक्राइड है। आपका ग्लूकोज आता, उसके बाद क्या आता? माल्टोज। ग्लूकोज का भी वही हो जाएगा C6H12O क्या हो जाएगा? 6। C6H12O6 हो जाएगा आपका ग्लूकोज हो जाएगा। यह आपका किसमें घुलनशील रहता है? जल में। जल में घुलनशील होता है।
जल में घुलनशील अगर पूछा जाए तो कौन हो जाएगा आपका, ग्लूकोज हो जाएगा। तो जल में घुलनशील कौन होता है, ग्लूकोज हो जाएगा। माल्टोज की बात करेंगे तो माल्टोज आपका क्या है, यह डाइसेक्राइड है। यह क्या है आपका, डाइसेक्राइड। एक बार पुनः ध्यान देंगे हम लोग क्या क्या देखे, तो आपका फ्रूक्टोज, फ्रूक्टोज फल और सब्जी में पाया जाता है, यह प्राकृतिक मोनोसेक्राइड है। ग्लूकोज की बात करेंगे 6,6H12O6 हो गया, यह जल में घुलनशील होता है। और माल्टोज की बात करेंगे तो यह क्या आपका, डाइसेकेराइड है। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलेंगे। 26 आपसे पूछ रहा है कि फजल अली आयोग संबंधित था, तो ये राज पुनर्गठन से था। फजल अली किससे संबंधित था, राज पुनर्गठन। तो फजल अली आयोग गठित था आपका राज पुनर्गठन। अगर राज पुनर्गठन आयोग की बात किया जाए, राज पुनर्गठन आयोग गठित कब हुआ था आपका, 1953 में। राज पुनर्गठन आयोग कब गठित हुआ था, 1953 में। और राज पुनर्अधिनियम कब हो गया था, 1956 में। यह पास कब हो जाता, 1956 में। तो गठित हुआ 1953 में। राज पुनर्गठन अधिनियम पूछा जाए बन के कब आ गया, 1956 में। तो क्वेश्चन नंबर 26 का कब हो जाएगा, राज पुनर्गठन आयोग अधिनियम हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27 पे। 27 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। या तो सभी ऑप्शन को आपको चेक करना पड़ेगा क्योंकि आपसे पूर्ण वर्ग पूछा जा रहा है। तो एक ऑप्शन, पहला नंबर ऑप्शन को चेक करते हैं। ऑप्शन में क्या दिया है, 8649। तो लगाते हैं हम लोग, आपको कितना से लगेगा, 9 9 81, 9 से लगाते हैं, कितना हो गया, ये ऐड हो जाएगा, 9 18 हो गया, 81 कितना बचा, 5। उसके बाद 9 हो जाएगा। उसके बाद किससे लगेगा, 3 से लगाएंगे, 3 तिया 9, 18 तिया 54। पूरी तरह से कट रहा है, यहाँ पे 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 686 हो गया। यह पूरी तरह खत्म हो गया। तो यह आपका किसका स्क्वायर, आपका 93 का। तो पूर्ण वर्ग इसमें आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। बाकी सभी ऑप्शन को चेक कर लेंगे। तो आपका निकालने का तरीका यही है। सबसे पहले हम लोग 86 और 49 था, 2 का पेयर लेते हैं। इसमें 9 से लगाए तो 9 9 कितना हो गया, 81, कितना बचा 5, 9 को ऐड जोड़ दिए, कितना हो गया 18। अब फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 183 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 549। पूरी तरह से कट गया, मतलब पूर्ण वर्ग कौन सा आपका, 8649 है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आएंगे। 28 क्या कह रहा, ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापा जाता है, क्या मापा जाता है, शक्ति, ईंधन खपत का, बल का, या दूरी का। ऑडोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता, दूरी के। इसके पहले भी हम लोग देख चुके थे। अब कौन सा, कुछ कुछ देख लेते हैं। और ऑडियोफोन, ऑडियोफोन की बात करें तो यह किसके लिए प्रयोग किया जाता है, सुनने के लिए। तो सुनने में सहायता कौन होता है आपका, ऑडियोफोन। ऑडियोफोन का इस्तेमाल सुनने के लिए किया जाता है। आमीटर, अगर आमीटर की बात किया जाए, आमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है, विद्युत धारा। विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, आमीटर। उसके बाद रेन गेज देख लीजिए। रेन गेज का प्रयोग कहाँ पे किया था, वर्षा मापने में। रेन गेज का प्रयोग किया जाता है वर्षा मापने में। उसके बाद हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल किसमें किया जाता है आपका, वायुमंडल, वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए। वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, हाइग्रोमीटर। एक बार पुनः देखेंगे, ऑडियो फोन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, सुनने के लिए क्या आता। आमीटर का प्रयोग विद्युत धारा को मापने के लिए। रेन गेज का प्रयोग वर्षा मापने के लिए। हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए। यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा था कि ऑडियोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग किया जाता है दूरी को मापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलेंगे। जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा था, भारत का वायसराय कौन था, बताएंगे कौन था आपका, लिनलिथिगो। कौन सा था, लिनलिथिगो। इसका शासनकाल पूछा जाए तो 1936 से कितना था, 42। लिनलिथिगो का शासनकाल क्या था, 1936 से 42। तो इसमें क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था, जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड लिनलिथिगो, 1936 से 42। उसके बाद लिंटन का पूछा जाए तो 1876 से 80 हो जाएगा। उसके बाद करजन का 1899 से 1905 हो जाएगा। रिपन का हो जाएगा 1880 से 84। रिपन का शासनकाल हो जाएगा 1880 से 84।
हम लोग क्या देखे, लिनलिथिगो का शासनकाल 1936 से 42, लिंटन का शासनकाल 1876 से 80, कर्जन का 1899 से 1905, रिपन का 1880 से 1884। चलिए सभी गवर्नर जनरल का पढ़ लेते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछता है, इसलिए बार बार रिपीट करते रहते हैं इसको। अब देखेंगे हम लोग लिनथिगो की बात किया जाए तो इसी के समय में आपका क्या क्या हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध की बात किया जाए तो इसकी शुरुआत कब हुआ था, 1 सितंबर 1939। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ था 1 सितंबर 1939। उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुआ था, 1 मई 1939, 1 मई 1939। उसके बाद इसी में आ जाएगा आपका क्रिस मिशन, क्रिस मिशन कब आया आपका, क्रिस मिशन 1942 में आ गया। यहां पे एक और छूट रहा है 1940 में, लाहौर, लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान का पहली बार मांग 1940 में किया गया था। किसका मांग किया गया था, पाकिस्तान। हम लोग क्या देखे, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू होता है, 1 सितंबर 1939। उस समय गवर्नर वायसराय कौन था, लिनलिथिगो। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1 मई 1939 में, क्रिस मिशन 1942 में, लाहौर अधिवेशन में पहली बार 1940 में क्या मांग किया गया था, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था। चलेंगे दूसरा गवर्नर जनरल हम लोग देख लेते हैं। दूसरा कौन आ जाएगा, लॉर्ड लिंटन आ जाएगा। लॉर्ड लिंटन का शासनकाल क्या हो जाएगा, 1876 से 80। लॉर्ड लिंटन का शासनकाल 1876 से 80। लिंटन की बात करेंगे तो इसको ओवन मेरिडिथ, ओवन मेरिडिथ, ओवन, ओवन मेरिडिथ के नाम से किसको जाना जाता है, तो लॉर्ड लिंटन। पूछेगा क्वेश्चन कि ओवन मेरिडिथ के नाम से किसको जाना जाता है, लॉर्ड लिंटन को जाना जाता है। इसके महत्वपूर्ण कार्य को देखा जाए तो वर्नाकुलर, वर्नाकुलर, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था, 1878। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया, 1878। किनके समय में आया, लॉर्ड लिंटन के समय में आया। भारतीय शस्त्र अधिनियम, भारतीय शस्त्र अधिनियम, भारतीय शस्त्र अधिनियम की बात करेंगे तो यह भी कब आया था, 1878 में। तो हम लोग लॉर्ड लिंटन का शासनकाल देखिए। लॉर्ड लिंटन का शासनकाल क्या था, 1876 से 80। लॉर्ड लिंटन को ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था, 1878 में आया था। भारतीय शस्त्र अधिनियम भी कब आया था, 1878 में आया था। चलेंगे अब तीसरा ऑप्शन में दिया हुआ आपका लॉर्ड कर्जन। कर्जन की बात करेंगे, सबसे पहले कर्जन से पहले हम लोग रिपन पढ़ लेते हैं, क्योंकि उसके जस्ट बाद आता है। रिपन की शासन की बात किया जाएंगे तो 1880 से क्या था, 84। लॉर्ड रिपन का शासनकाल क्या है, 1880 से 84। अब देखेंगे रिपन का महत्वपूर्ण कार्य क्या था, जैसे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो 1878 में आया था, उसको समाप्त करने का काम किन्होंने किया था, रिपन ने। कब समाप्त किया था, 1882 में। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कब समाप्त किया गया था, 1882 में। दूसरा महत्वपूर्ण कारण इसका देखेंगे तो इसमें आपका प्रथम, हाँ एक और देख लेंगे इसमें आपका स्थानीय, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत, इसलिए इसको स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता। तो स्थानीय स्वशासन की शुरुआत भी 1882 में किन्होंने किया था, आपका लॉर्ड रिपन ने। तो लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किया था 1882 में, इसीलिए लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य देखेंगे, नियमित, नियमित जनगणना। नियमित जनगणना की बात किया जाए तो नियमित जनगणना भी कब हुआ था, 1881। नियमित जनगणना कब हुआ था, 1881 में हुआ था। चौथा महत्वपूर्ण कार्य इसका देखेंगे तो प्रथम कारखाना अधिनियम, प्रथम कारखाना, प्रथम कारखाना अधिनियम, प्रथम कारखाना अधिनियम कब आया था आपका, 1881 में।
तो हम लोग क्या क्या देखे रिपन के बारे में। तो जो आपका लिंटन ने वर्नाकुलर पेसेट लाया था 1878 में, उसको समाप्त करने का काम किन्होंने किया, रिपन ने कब किया, 1882 में। दूसरा, स्थानीय स्वशासन का जनक भी किनको कहा जाता है, रिपन को कहा जाता है। नियमित, प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुआ, 1881 में। लेकिन यहीं आपसे पूछ दिया जाए कि आपकी जनगणना की शुरुआत कब हुआ था, तो जनगणना की शुरुआत 1872 के समय 72 में हुआ था। किनके समय में हुआ था, मेयो के समय में हुआ था। पहली बार जनगणना 1872 में किनके समय में हुआ था, मेयो के समय में हुआ था। लेकिन नियमित जनगणना 1881 में होता है, किनके समय में, रिपन के समय में। और प्रथम कारखाना अधिनियम भी कब आया था, 1881 में, किनके समय में, रिपन के समय में। अब एक गवर्नर जनरल और बचा हुआ है जिसका नाम क्या है, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन की बात किया जाए तो लॉर्ड कर्जन का शासनकाल 1899 से लेकर 1905। लॉर्ड कर्जन का शासनकाल 1899 से 1905 है। अब कर्जन के महत्वपूर्ण कार्य को देख लेते हैं। 1901 में इन्होंने दो काम किया था। एक था आपका मॉनक्रीफ। मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में क्या लाया था, सिंचाई आयोग। मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग आया था। उसके बाद 1901 में ही रॉबर्टसन की अध्यक्षता में क्या आया था, आपका रेलवे आयोग। रेलवे आयोग रॉबर्टसन की अध्यक्षता में आता है 1901 में ही। उसके बाद 1902 में फ्रेजर की अध्यक्षता में 1902 में फ्रेजर की अध्यक्षता में आया था पुलिस आयोग। कौन सी आयोग आया था, पुलिस आयोग आया था। और उसके बाद एक और लास्ट में आता है टॉमस रेले। टॉमस रेले की अध्यक्षता में कौन सा आयोग आया था, विश्वविद्यालय आयोग। विश्वविद्यालय आयोग। तो एक बार देख लेंगे पुनः। तो लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905, इन्होंने 1901 में क्या किया, मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग है। रॉबर्टसन की अध्यक्षता में रेलवे आयोग। 1902 में फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग। टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग। उसके बाद 1905 में क्या आया था, पूसा में। पूसा जो आपका बिहार में पड़ता, पूसा में कृषि अनुसंधान संस्था। पूसा में कृषि अनुसंधान संस्था। पूसा में कृषि अनुसंधान संस्था कब लगा, 1905 में। किनके समय में लगा, लॉर्ड कर्जन के समय में। उसके बाद अगर बात किया जाए गुप्तचर संस्था, गुप्तचर संस्था की स्थापना भी किसके समय में किया गया था, लॉर्ड कर्जन। तो गुप्तचर संस्था की स्थापना किनके समय में किया गया था, लॉर्ड कर्जन के समय में किया गया था। और इसका जो महत्वपूर्ण कार्य था वह था आपका कौन सा, बंगाल विभाजन। अगर बंगाल विभाजन को देखा जाए तो बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को। बंगाल विभाजन की घोषणा कब होती है, 20 जुलाई 1905। बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को कहां से किया गया था, शिमला से। कहां से किया गया था, शिमला से किया गया था। वहीं बंगाल विभाजन लागू कब हुआ था, 16 अक्टूबर। कब लागू हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को। तो बंगाल विभाजन लागू कब हो जाता है, 16 अक्टूबर 1905। यह भी किनके समय में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30। ऐसी समाविष्ट पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता और दूसरे को ना लाभ होता, तो यह क्या कहलाता है, यह क्या कहलाता। आपका ऑप्शन में देखेंगे, परभक्षण है, सहपोषकारिता है, उसके बाद परजीवी है, और यह क्या हो जाता, सहभोजिता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर। क्या कह रहा कि ऐसी समाविष्ट पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को तो लाभ होता दूसरा को क्या होता, हानि होता, इसको क्या कहा जाता, सहभोजिता। अब देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है परभक्षण। परभक्षण का मतलब क्या होता है कि मतलब एक दो जाति है, एक जाति दूसरे जाति पर डिपेंड रहता है, सॉरी एक, हाँ, परभक्षण का मतलब हुआ एक जाति जो है दूसरे जाति के पर निर्भर रहता भोजन के लिए। एक जाति दूसरे जाति पर भोजन के लिए जो निर्भर रहता उसी को क्या कहा जाता, परभक्षण का कहा जाता। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी में दिया है सहोपकारिता। सहोपकारिता की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, एक जाति दूसरे जाति में बहुत अच्छा संबंध रहता और दोनों को इसमें लाभ होता। सहोपकारिता में क्या होता, दोनों में लाभ होता। इसमें क्या था, एक दूसरे पे डिपेंड हो रहा था, इसमें क्या है, दोनों जाति को लाभ होता। अब परजीविता की बात करेंगे तो इसमें एक जाति को तो लाभ होता है और क्या होता है, दूसरे को हानि होता है। तो एक को लाभ होता है, दूसरे को क्या होता है, हानि होता है।
क्वेश्चन नंबर 31 पे चलेंगे हम लोग। 31 क्या कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव संधि, सॉरी रामसर प्रस्ताव संधि रामसर कन्वेंशन से संबंधित है। तो कौन सा आर्द्रभूमि संरक्षण। अब हम लोग इसको डिटेल से देख लेते हैं कि रामसर कन्वेंशन कब हुआ था। तो रामसर के बारे में हम लोग पूरे डिटेल से देख लेते हैं। यह कब हुआ था आपका 2 फरवरी 1972 को। रामसर साइट कब आपका होता है 2 फरवरी 1972 को होता है। इसमें भारत आपका कब लागू हुआ था, भारत कब शामिल हुआ था इसमें 1 फरवरी 1982। भारत इसमें कब शामिल होता है 1 फरवरी 1982 में इसमें शामिल होता है। तो रामसर कन्वेंशन आपका 2 फरवरी 1972 में हुआ था। भारत इसमें कब शामिल होता है 1 फरवरी 1982 को शामिल होता है। अब बात किया जाए कि भारत का सबसे पहला इसमें शामिल होने वाला कौन था, तो वह कौन था आपका, भारत का प्रथम रामसर साइट किसको बनाया गया था, तो वह था चिल्का झील। कौन सा झील था, चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पे पड़ता आपका, उड़ीसा में। कहाँ पे पड़ता, उड़ीसा में। तो भारत का रामसर साइट में पहला शामिल होने वाला कौन था, चिल्का झील, जो आपका कहाँ पे पड़ता, उड़ीसा में। वहीं पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल का नाम क्या, भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल का नाम क्या, सुंदरवन। सुंदरवन वेटलैंड है, सुंदरलैंड वेटलैंड है। तो सुंदरलैंड वेटलैंड जो कि सबसे बड़ा है, जो सुंदरवन कहाँ पड़ जाता है आपका, पश्चिम बंगाल में। वहीं आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे छोटा आपका रामसर स्थल कौन सा है, रेणुका। रेणुका वेटलैंड है, रेणुका वेटलैंड है। तो हम लोग क्या क्या देखे, भारत का सबसे छोटा कौन हो गया आपका, रेणुका। और एक बच रहा यहाँ पे महत्वपूर्ण कौन है, भारत का पहला कृत्रिम, भारत का पहला कृत्रिम आपका रामसर साइट कौन सा है, हरिके बैराज। कौन सा, हरिके बैराज। एक बार ध्यान देंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से बनता है। पूछ रहा था क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा रामसर प्रस्ताव संधि था रामसर कन्वेंशन से संबंधित है, तो आर्द्रभूमि आपका संरक्षण आता है। इसीलिए आपको आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है, वेटलैंड दिवस। तो हम लोग क्या देखें, रामसर कन्वेंशन कब हुआ था, 2 फरवरी 1972 को होता है। भारत इसमें कब शामिल हो जाता है, 1 फरवरी 1982 में। बाद में पहला रामसर स्थल का नाम क्या था, चिल्का झील, जो चिल्का झील कहाँ पे पड़ता, उड़ीसा में। उसके बाद भारत का सबसे बड़ा आपका वेटलैंड का नाम पूछा जाए तो क्या है, सुंदरवन वेटलैंड है। भारत की सबसे छोटा वेटलैंड का नाम क्या है, रेणुका वेटलैंड है। उसके बाद भारत का सबसे छोटा हो गया, उसके बाद भारत का सबसे पहला कृत्रिम रामसर स्थल का नाम क्या, हरिके बैराज है। क्या नाम है, हरिका बैराज। अगर आपका करंट को अगर रिलेट किया जाए 2025 के अनुसार, तो 2025 तक अभी तक में टोटल कितना आपका रामसर स्थल हो चुका है भारत में, 91। टोटल पूरे विश्व में देखेंगे लगभग 2500 के आसपास है। पूरे विश्व में आपका रामसर स्थल की संख्या कितना है, 2500 से प्लस हो चुका है। लेकिन भारत में आपका रामसर स्थल की संख्या कितना है, 91 है। जो एशिया में सबसे ज्यादा रामसर साइट किनके पास है, भारत के पास है। कितना है आपका, टोटल 91। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अभी 2025 के अनुसार भारत में रामसर स्थल की संख्या भारत में कितना है, 91। इसमें अगर सबसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा आपका रामसर स्थल कहां पे है, तो वो आपका कहां पे है, तमिलनाडु में। कौन सी जगह पर है, तमिलनाडु। तो सबसे ज्यादा कहां पे है, तमिलनाडु में। कितना है, 20 गो है। और दूसरा स्थान पे कौन है, यूपी में कितना आपका, 10 गो। तो भारत में टोटल रामसर स्थल की संख्या आपकी 91 है। सबसे ज्यादा कहां पे है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कितना है, 20 है। और यूपी में कितना है, 10 है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32 पे। 32 कह रहा है कि मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था, तो क्या नाम था, रायगढ़। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था आपका, रायगढ़ था। अब देख लेंगे हम लोग मराठा साम्राज्य के पूरा कौन कौन शासक इसमें रहे, क्योंकि कई बार इसके शासक से क्वेश्चन बनता है। मराठा, तो मराठा के संस्थापक किनको माना जाता, शिवाजी को माना जाता। मराठा के संस्थापक किनको माना जाता, शिवाजी को माना जाता। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन हुआ था, संभाजी। कौन हुआ था, संभाजी। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन हुआ, संभाजी। संभाजी का उत्तराधिकारी कौन हुआ था आपका, राजाराम। कौन हुआ था, राजाराम। तो शिवाजी का संभाजी का उत्तराधिकारी राजाराम। चौथा कौन हो जाएगा,
शिवाजी द्वितीय, शिवाजी द्वितीय। हम लोग क्या देखे, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन हुए, शिवाजी। शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी, संभाजी का उत्तराधिकारी राजाराम, राजाराम का उत्तराधिकारी शिवाजी द्वितीय, शिवाजी द्वितीय का उत्तराधिकारी हो जाएगा शाहू। यही आपका खेड़ा के युद्ध में जीतकर बैठा था। तो हम लोग क्या देखें, शिवाजी द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन हो गया, शाहू। और शाहू का उत्तराधिकारी कौन हो जाएगा, बालाजी, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ हो जाएगा। उसके बाद बालाजी विश्वनाथ का उत्तराधिकारी सतमा पे कौन हो जाएगा, बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम के बाद हो जाएगा बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव हो जाएगा। बालाजी बाजीराव के बाद नौमा कौन हो जाएगा, माधवराव, ये चाचा था जी उसके, माधवराव नारायण राव प्रथम। उसके बाद अंतिम पेशवा कौन हो जाता आपका, बाजीराव द्वितीय। अंतिम अगर मराठा पेशवा पूछा जाए तो कौन हो जाएगा, बाजीराव द्वितीय। कई बार क्वेश्चन आपसे यहां से पूछा जाता है कि अंतिम पेशवा का नाम क्या था, बाजीराव द्वितीय। तो एक बार पुनः देखेंगे, मराठा साम्राज्य में संस्थापक कौन माना गया, शिवाजी। तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, शिवाजी। शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी, संभाजी के बाद पहला हुआ शिवाजी, शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी, संभाजी का उत्तराधिकारी राजाराम, राजाराम के उत्तराधिकारी शिवाजी द्वितीय, शिवाजी द्वितीय का उत्तराधिकारी शाहू, शाहू का उत्तराधिकारी हो गया बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ का उत्तराधिकारी बाजीराव प्रथम, बाजीराव प्रथम का उत्तराधिकारी बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ का उत्तराधिकारी माधवराव नारायण राव प्रथम, और अंतिम पेशवा पूछा जाए तो कौन हो जाएगा, बाजीराव द्वितीय। यहाँ पे आपको उत्तराधिकार के युद्ध को लेकर दो युद्ध लड़ा गया था, कई युद्ध लड़ा गया था, जिसमें महत्वपूर्ण आपका कौन आता, खेड़ा का युद्ध। खेड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था, 1707 में। और एक लड़ा गया था पालखेड़ा का युद्ध। पालखेड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था, 7 मार्च 1728। कब लड़ा गया था, 7 मार्च 1728। हम लोग क्या देखे, खेड़ा का युद्ध 1707 में हुआ था। उसके बाद पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ था, 7 मार्च 1728 को हुआ था। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33। 33 कह रहा है सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, सिलिकॉन का। किसका प्रयोग किया जाता है, सिलिकॉन। तो सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व कौन सा आपका, सिलिकॉन आता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। 34 में क्या कह रहा है, सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है, इसमें किसमें किया जाता है, पहला ऑप्शन में है ब्लास्ट फ्रीजिंग, दूसरा है प्लेट फ्रीजिंग, तीसरा में इमर्सन फ्रीजिंग, और चौथा में कौन है, स्प्रे फ्रीजिंग। इसमें हो जाएगा इमर्सन फ्रीजिंग। कौन हो जाएगा, इमर्सन फ्रीजिंग। क्या पूछ रहा था कि सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, इमर्सन फ्रीजिंग के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। इनमें से एक आवश्यक एमिनो एसिड है। हम लोग जानते हैं शरीर में टोटल एमिनो एसिड की संख्या कितना होना चाहिए, 20। कितना होना चाहिए, 20। तो कह रहा है कि इनमें से एक आवश्यक एमिनो एसिड है, कौन सा हो जाएगा आपका, ल्यूसीन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ल्यूसीन। तो इनमें से एक आवश्यक एमिनो एसिड का नाम क्या हो जाएगा, ल्यूसीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। 36 में आपसे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जाति प्रथा का वर्णन नहीं है। ऑप्शन को पढ़ के बताएंगे आंसर। पहला में था जाति जन्म से निर्धारित होती है, हाँ जी सही बात है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जाति प्रथा का वर्णन नहीं है, तो जाति जन्म के निर्धारित होती है, बात तो सही है। जन्म होने के बाद ही जाति उसका निर्धारित हो जाती कि कौन कौन कास्ट का है। विवाह समूह के सदस्यों में ही होता है, यह भी सही है कि अपने जाति में ही विवाह किया जाता है। ऑप्शन नंबर तीसरा, विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है, नहीं। विवाह अधिकांश जो होता है वह किसमें होता है, आपका जाति के अंतर्गत ही होता है। तो इसमें आपका कौन गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। कोशिका दर्भ, क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो राइबोसोम इसमें आपका कोशिका में कितना हो जाएगा, 80s हो जाएगा। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट में कितना हो जाएगा, 70s हो जाएगा। और आपका माइटोकॉन्ड्रिया में कितना हो जाएगा, ये भी एस है, 70s हो। माइटोकॉन्ड्रिया में कितना हो जाएगा, 70s। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन बनेगा, सी। तो हम लोग क्या देखें, कोशिका दर्भ, क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया
पावर हाउस ऑफ सेल भी किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में कुछ विषय राष्ट्र सूची से समावृत्ति सूची में डाल दिया गया, इनमें से कौन सा नीचे गलत उल्लेखित है? तो शिक्षा और वन, इसमें हम लोग पहले देख लेते हैं कितना सूची को। तो 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था आपका? 1976 में। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा टोटल समावृत्ति आपका राष्ट्र सूची से 5 विषय निकालकर कहां जोड़ दिया गया? समावृत्ति सूची। क्या बोले हम? राज्य सूची। राष्ट्र सूची हम लोग जानते हैं आपका 7वीं अनुसूची में 3 सूची है, एक केंद्र सूची है, केंद्रीय सूची, दूसरा कौन सा आपका? राज्य सूची, और तीसरा कौन सा? समावृत्ति सूची है। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राष्ट्र सूची से 5 विषय को निकालकर कहां जोड़ दिया गया? समावृत्ति सूची में, समावृत्ति सूची में जोड़ दिया। कौन सा सूची में जोड़ दिया गया? समावृत्ति सूची में। अब वह सूची का नाम देख लेंगे, वह 5 विषय कौन कौन था? तो पहला इसमें कौन था? शिक्षा। इसको अच्छे से नोट करते जाएंगे, कई बार एग्जाम में पूछता है। शिक्षा। दूसरा कौन हो गया? मापतौल, मापतौल हो गया। तीसरा कौन हो जाएगा? वन हो जाएगा। चौथा कौन हो जाएगा? वन जीव, वन जीव या पक्षियों का संरक्षण, वन जीव एवं पक्षियों का संरक्षण। और पांचवा कौन हो जाएगा? न्याय प्रशासन, न्याय प्रशासन। पांचवा कौन हो जाएगा? न्याय प्रशासन। तो हम लोग क्या देखे, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राष्ट्र सूची को, राष्ट्र सूची के 5 विषय को निकालकर कहां जोड़ दिया गया? समावृत्ति सूची। ध्यान रखिएगा, बहुत बार यहां से क्वेश्चन बना है, पूछ देता है कि आपका शिक्षा कौन सूची में है? तो समावृत्ति सूची में है। तो इसलिए याद रखेंगे कि राष्ट्र सूची से समावृत्ति सूची में 5 विषय जोड़ा गया, राष्ट्र सूची से निकाला गया 5 विषय, जोड़ा किसमें गया? समावृत्ति सूची। मतलब इसमें माइनस हुआ, इसमें प्लस हुआ। कौन सा संविधान संशोधन? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें कौन कौन विषय था आपका? तो इसमें आपका था शिक्षा, वन, मापतौल, वन्यजीव संरक्षण एवं न्याय प्रशासन। अब बात करेंगे 42वें संविधान संशोधन, तो इसको लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? लघु संविधान संशोधन। तो लघु संविधान, सॉरी, लघु संविधान किसको कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन। पूछेगा कि लघु संविधान के नाम से किनको जाना जाता? तो 42वें संविधान संशोधन को जाना जाता। अब देख लेते हैं कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ क्या क्या था, उसी में आपका टोटल आपका हो जाएगा। तो 42वें संविधान हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? 42वें के बारे में। 42वें संविधान 1976, इसमें देखेंगे कौन कौन कार्य हुआ है। तो 42वें संविधान संशोधन की बात किया जाए तो प्रस्तावना, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया था। कौन कौन था? पहला समाजवादी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, और कौन था? अखंडता, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। सबसे पहला काम क्या देखे? समाजवादी, पद निरपेक्ष और अखंडता को किसमें जोड़ा गया था? प्रस्तावना में, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगर अनुच्छेद की बात किया जाए तो कई अनुच्छेद को भी इसके तहत जोड़ा गया था, जिसमें आ जाएगा 38 का क, 43 का क और 48 का क। ये कौन सी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इसीलिए तो इसको लघु संविधान भी कहा जाता है। तो अनुच्छेद 38 का क, 43 का क, 48 का क कौन सी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और अगर बात किया जाए अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 74 खंड 1 के तहत इसको संविधान संशोधन के तहत 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत अनुच्छेद 74 खंड 1 में यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति की सलाह, राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध है, राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए क्या है? बाध है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा राष्ट्रपति को एक बार पुनर्विचार की मौका दिया गया। तो पुनर्विचार का मौका कब दिया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978। तो यहाँ पे क्या देखें, अनुच्छेद 74 खंड 1 में संशोधन करके यह प्रावधान जोड़ दिया गया कि राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए, कैबिनेट मंत्री का सलाह मानने के लिए क्या है? बाध है। उसके बाद 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति को किसी भी विधेयक पर एक बार पुनर्विचार करने का मौका दिया जाए। उसके बाद अगर बात किया जाए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, तो इसमें आपका लोकसभा,
लोकसभा एवं राज्यसभा के कार्यकाल को बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 6 वर्ष। लोकसभा एवं राज्यसभा के कार्यकाल को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 6 वर्ष कर दिया गया। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह फिर घटाकर कितना कर दिया गया? 5 वर्ष। यह घटाकर कितना कर दिया गया? 5 वर्ष। हम लोग 42वें संविधान संशोधन में कई महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़े। इसके पहले हम लोग देख लिए थे कि राष्ट्र सूची से हटाकर समावृत्ति सूची में कितना विषय को जोड़ा गया? 5 विषय को जोड़ा गया। किसके तहत जोड़ा गया था? तो आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगर दोबारा आप लोग देखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके देख लेंगे। उसके बाद दूसरा देखेंगे, इसमें क्या देखे तो प्रस्तावना में 3 चीज जोड़ा गया, समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। उसके बाद अनुच्छेद अगर पूछा जाए कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन कौन अनुच्छेद जोड़ा गया, तो 38 का क, 43 का क और 48 को क। उसके बाद अनुच्छेद 74 खंड 1 के तहत राष्ट्रपति को कैबिनेट मंत्रियों का सलाह मानने के लिए बात कर दिया गया। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा पुनर्विचार का एक बार मौका दिया गया। फिर लोकसभा और राज्यसभा में आपका कार्यकाल को कितना वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? 6 वर्ष। लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा क्या कर दिया गया? उसको घटाकर कितना ला दिया गया? आपका 5 वर्ष। अब यहाँ पे देख लेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा कुछ विषय को राष्ट्र सूची से हटाकर किसमें जोड़ा गया था? तो आपको समावृत्ति में। तो शिक्षा और वन तो था ही, जंगली जानवरों की संरक्षण यह भी है, शिक्षा और पक्षियों का संरक्षण। उसके बाद वन एवं स्थानीय सरकार। जी, स्थानीय सरकार की चर्चा कहीं पर नहीं किया गया था। कितना चीज देखे थे हम लोग? 5 था। पहला क्या था? वन। क्या देखे थे? शिक्षा, वन शिक्षा। दूसरा कौन था? माप तौल था। उसके बाद क्या था? वन जीव एवं पक्षियों का संरक्षण, वन जीव एवं पक्षियों का संरक्षण। उसके बाद लास्ट में क्या था? न्याय प्रशासन। क्या था? न्याय प्रशासन। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 39 पे। एक मेट्रो ट्रेन एक स्टेशन से हर 30 मिनट में छूटती है। मैथ का क्वेश्चन है। कह रहा है एक मेट्रो ट्रेन एक स्टेशन से हर 30 मिनट में छूटती है और एक पूछताछ कार्यकाल में एक यात्री को बताया कि एक मेट्रो ट्रेन 10 मिनट पूर्व जा चुकी है तथा आगामी मेट्रो ट्रेन 10:10 पर जाएगी। पूछताछ कार्यकाल में यात्री की यह सूचना किस समय दी गई थी? तो आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि वह किस समय यह सूचना उस व्यक्ति को दिया गया। तो ट्रेन अब कब खुलेगा? 10:10 में। अब हम लोग पीछे से चलेंगे जी। क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है कि अगली ट्रेन कब जाएगा? 10:10 पे। हम लोग देख लेंगे। अब ट्रेन खुलेगा 10:10 पे। उसके बाद क्या कह रहा है कि हर 30 मिनट पे ट्रेन खुलती है। तो 30 मिनट हम लोग घटा लेंगे। तो 30 मिनट घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 बज के कितना हो जाएगा? यहाँ पे आपका 20 मिनट जाएगा। तो उधर 60 में 20 गया कितना? 40 हो जाएगा। 9:40 सही खुलने का समय। सही खुलने का ट्रेन को सही खुलने का समय आपका क्या होगा? 9:40। हम लोग क्वेश्चन के अनुसार चले। कह रहा है कि 10:10 में आपका अगला ट्रेन जाएगी। अभी कंडीशन क्या लगा है कि प्रत्येक 30 मिनट पे जाती है। तो हम लोग पहले यह पता कर लेंगे कि अब ट्रेन कब जाने वाली है। तो 10:10 के 30 मिनट घटा लेंगे तो सही समय खुलने का क्या है? 9:40। उसके बाद अब क्या कह रहा है कि मेट्रो ट्रेन 10 मिनट के पूर्व जा चुकी है। जब वह व्यक्ति पूछा उस समय क्या बतलाया गया कि 10 मिनट पहले जा चुकी है। मतलब वो आपका 10 मिनट बाद पूछा है। तो 10 मिनट इसमें ऐड कर देंगे। कितना हो जाएगा? 9:50। मतलब वह व्यक्ति जब पूछ रहा है उसके 10 मिनट पहले ट्रेन खुला है, मतलब 9:50 में ट्रेन खुली है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। 41 आएगा। तो ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ अग्र वर्षा कहा जाता है? जी, अम्र वर्षा। 40। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 से को छूट रहा था आपका यहाँ पे। सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था। यह किसके द्वारा किया गया था? राम मनोहर लोहिया के द्वारा। क्या था क्वेश्चन कि सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था? किनके द्वारा किया गया था? राम मनोहर लोहिया के द्वारा किया गया था। बीबी गिरी की बात करेंगे तो भारत के क्या नंबर के राष्ट्रपति बने थे? चौथे। तो चौथे राष्ट्रपति कौन बने थे? बीबी गिरी बने थे। इनको भारत रत्न कब दिया गया था? 1975 में। इनको भारत रत्न कब दिया गया था? 75 में। तो भारत रत्न
इनको भारत रत्न कब दिया गया? 1975। तो बीबी गिरी की बात करेंगे तो बीबी गिरी चौथे राष्ट्रपति बने थे जिनको 1975 में भारत रत्न से नवाजा गया था। रामास्वामी नायकर की बात करेंगे तो यह जस्टिस पार्टी की स्थापना इन्होंने कब किया था? 1917 में। कब किया था? 1917 में। तो रामास्वामी नायकर ने जस्टिस पार्टी की स्थापना कब किया? 1917 में किया था। महात्मा गांधी की बात करेंगे तो महात्मा गांधी की जन्म के दिन 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर को ही क्या माना जाता? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। क्या माना जाता? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। तो अहिंसा दिवस कब मनाया जाता? आपको 2 अक्टूबर को मनाया जाता। गांधी जी जब आपका कब आए थे? 9 जनवरी को। गांधी जी कब आए थे भारत? तो 9 जनवरी को अफ्रीका से आपका भारत आए थे, तो इसी दिन 9 जनवरी को क्या मनाया जाता? प्रवासी प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी दिवस कब मनाया जाता आपका? तो प्रवासी दिवस मनाया जाता 9 जनवरी को। किनके जन्म आपका आने पर? गांधी जी के आने पर। तो गांधी जी जो आपका दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे 9 जनवरी को, उसी दिन क्या मनाया जाता? प्रवासी दिवस मनाया जाता। और इनके जन्मदिन 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता। क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 पे आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, क्या पूछ रहा है आपसे कि ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को अम्र वर्षा कहाँ पे कहा जाता है? तो अम्र वर्षा कहाँ पे कहा जाता? या केरल में कहा जाता। कहाँ पे कहा जाता? केरल में। तो इस जगह आपका केरल पे पड़ता है, तो केरल में इसको कौन सी वर्षा कहा जाता? अम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। अगर बात किया जाए राजस्थान में, तो राजस्थान में इसको कौन सी कहा जाता? महावट। राजस्थान में कौन सी वर्षा कहा जाता? महावट वर्षा के नाम से जाना जाता। वहीं पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल में इसको क्या कहा जाता? काल बैसाखी। क्या कहा जाता? काल बैसाखी। काल बैसाखी के नाम से जाना था। तो काल बैसाखी कहाँ पे हुआ था? आपका पश्चिम बंगाल। अगर यहाँ से आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा तटीय राज वाला राज, भारत का सबसे तट वाला राज कौन सा हो गया? गुजरात। सबसे ज्यादा लंबा तट वाला राज कौन सा है? गुजरात है। और दक्षिण भारत का अगर सबसे बड़ा तट राज वाला पूछेगा तो कौन हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। कौन सी राज होगा? आंध्र प्रदेश। तो यहाँ क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा था कि ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को अम्र वर्षा कहाँ पे कहा जाता? केरल में कहा जाता। उसी को राजस्थान में क्या कहा जाता? महावट कहा जाता है। और पश्चिम बंगाल में क्या कहा जाता? काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? गैंगकॉन्ड गंगेड़ चोलपुरम का निर्माण करता कौन थे? तो गंगेड़ चोलपुरम का निर्माण करता कौन था आपका? राजेंद्र प्रथम। कौन था? राजेंद्र प्रथम। गंगेड़ चोलपुरम की बात करें तो इसकी निर्माण करता कौन थे? राजेंद्र प्रथम थे। अगर यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपका चोल वंश की स्थापना किन्होंने किया था? विजयालय ने। चोल वंश की स्थापना किन्होंने किया था? विजयालय ने। अगर इसकी राजधानी आपसे पूछा जाए तो राजधानी क्या था? तंजौर। राजधानी क्या था? तंजौर, तंजावुर या तंजौर। तो तंजौर राजधानी किसका था? चोल। तो चोल वंश की स्थापना किन्होंने किया था? विजयालय ने किया था। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है विजयालय। तो चोल वंश की स्थापना विजयालय ने किया था। इसकी राजधानी कहाँ थी? तंजौर था। यहीं ऑप्शन नंबर बी में दिया है राजराज प्रथम। श्रीलंका। श्रीलंका पर आक्रमण करने वाला आपका कौन था? राजराज प्रथम। श्रीलंका पर आक्रमण करने वाला प्रथम शासक कौन हुआ? राजराज प्रथम हुआ। हम लोग क्या देखे? गंगोर चोलपुरम का निर्माण करता कौन था? राजेंद्र प्रथम था। चोल वंश की स्थापना विजयालय ने किया था। इसकी राजधानी कहाँ है? तंजौर है। श्रीलंका पर आक्रमण करने वाला प्रथम राजा का नाम क्या था? राजराज प्रथम। क्वेश्चन नंबर 43 पे आएंगे। 43 आपका मैथ का क्वेश्चन है, आपका रेकरिंग का क्वेश्चन आया है। तो इसको देख लेंगे। 642.5 रेकरिंग इंटू 10, 7 पे 7 बराबर क्या होगा? इसको 642 माइनस कर देंगे। आपका रेकरिंग जो है वह क्या हो जाएगा? घट जाएगा। रेकरिंग के पहले जितना शब्द है वह क्या हो जाएगा? इसमें घट जाएगा। तो क्या करेंगे? 642 को इसमें माइनस कर देंगे। उसके बाद आपका कितना कितना आपका टोटल शब्दों पे आपका रेकरिंग लगा है? एक पे लगा हुआ है, तो कितना 9 नीचे आएगा? 9 नीचे आ जाएगा। इंटू कितना आपका 7 है। तो क्या देखिए इसमें आपका क्या दिया हुआ था? 642.5। हम लोग लिख दिए 6425। आपका जो रेकरिंग है, रेकरिंग के पहले जितना शब्द है उसको घटा दिया जाता है, तो 642 इसमें माइनस करेंगे। उसके बाद जितना अंकों पर रेकरिंग रहेगा उतना आपको 9 नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 अंकों पर रेकरिंग है तो 1 9 नीचे आएगा। इंटू 7 है। इसको आप लोग सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 5 में 2 गया 3 और 12 12 में 4 गया 8।
उसके बाद यहाँ बचा 3, 3 में 1 गया, 13 में 6 गया, कितना हो जाएगा 7/6/9 इंटू 7। इसको कटाएंगे तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, क्या हो जाएगा 4497.8। कितना हो जाएगा 4497.8। इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपका प्रोसेस यही है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 44 पे। 44 कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है, आपका नियंत्रक क्षण करता है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था कि आपका नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव अभिक्रिया नियंत्रित करता है तो कौन करता है, नियंत्रक क्षण करता है। अगर मंदक की बात करेंगे तो मंदक जो रिएक्टर आता है, यह रिएक्टर में मंदक का प्रयोग क्या किया जाता है आपका, इसमें मंदक के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपका ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, ग्रेफाइट प्लस और किसका किया जाता है, भारी जल। तो भारी जल और ग्रेफाइट का प्रयोग, भारी जल और ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में होता है, मंदक के रूप में। तो मंदक के रूप में किसका प्रयोग होता है, यह बिहार एसआई का आपका मेंस का भी क्वेश्चन रहा है। जब हम लोग आप मेंस वाला जब डिस्कस करेंगे तो वहां आपको पता चलेगा, आपका कई बार क्वेश्चन मंदक से पूछा है। तो रिएक्टर में ग्रेफाइट और भारी जल का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। यहाँ क्वेश्चन क्या था, नाभिकीय रिएक्टर का हुआ अवयव अभिक्रिया को नियंत्रित करता है तो कौन हो जाएगा, नियंत्रक क्षण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 पे आएंगे। 45 आपसे क्या पूछ रहा है, वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक सत्ता का स्रोत है। पारंपरिक सत्ता तो क्या था आपका, नौकरशाही। वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक सत्ता का स्रोत था, तो नौकरशाही। इसका कोई पुस्तक भी है क्या, डिवीजन। इसका पुस्तक का नाम है सामाजिक, सामाजिक, सामाजिक और आर्थिक संगठन, आर्थिक संगठन। इसके पुस्तक का नाम है सामाजिक, सामाजिक और आर्थिक संगठन है। इसी को अगर बात किया जाए वेबर, या वेबर का पुस्तक का नाम था सामाजिक और आर्थिक संगठन। इसी को क्या कहा जाता है आपको, समाजशास्त्र। समाजशास्त्र का जनक भी किनको कहा जाता, समाजशास्त्र का जनक भी किनको कहा जाता, वेबर को। तो समाजशास्त्र का जनक किनको कहा जाता, वेबर को कहा जाता है। वेबर के पुस्तक का नाम क्या है, सामाजिक और आर्थिक संगठन है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46 आपसे पूछ रहा है कि भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है। ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है, वह ठीक समय बाद प्रश्नकाल का समाप्त होता है। प्रश्नकाल और आकार सूची की अगली मत के बीच का समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते हैं। कौन हो जाएगा आपका, प्रश्नकाल की अगली सूची। हाँ, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो आपका शून्यकाल की बात किया जाए, शून्यकाल की शुरुआत कब हुआ था, 1962 में। कब शुरू हुआ था, 1962 में। तो भारत में शून्यकाल, भारत को ही शून्यकाल का जन्मदाता का मतलब देन माना जाता। कब शुरुआत हुआ था, 1962 में हुआ था। शून्यकाल का पहले समय कितना था, 12 बजे से 1 बजे के बीच में। कितना था, 12 बजे से 1 बजे के बीच में था। लेकिन अभी शून्यकाल का समय क्या कर दिया गया, 1 बजे से 2 बजे। 1 बजे से कितना कर दिया गया, 2 बजे। हम लोग क्या देखें, शून्यकाल की शुरुआत कब होती है, 1962 में होता है। पहले इसका समय क्या था, 12 बजे से 1 बजे, लेकिन अब समय इसका क्या कर दिया गया है, 1 बजे से 2 बजे के बीच में कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर 46 का क्या हो जाएगा, 2। क्वेश्चन नंबर 47 को देखेंगे। 47 का कह रहा है, आपका फुल फॉर्म पूछा गया है। हमेशा आपका बिहार एसआई हो या सीजीएल हो, एक फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन रहता। तो पूरा PURA का अर्थ क्या होता, तो प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरिया। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी नंबर। 47 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 पे आएंगे। 48 पूछ रहा आपसे, इंपेक्स एक इंडेक्स है जिसका पूरा विश्लेषण किससे है, यह प्रवासी मजदूर से। इंपेक्स किससे हो जाएगा आपका, यह प्रवासी मजदूर से हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 आता है। उसके बाद 49 में क्या कह रहा है, फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को कौन सा षड्यंत्र आ जाएगा, इसमें मेरठ षड्यंत्र आ जाएगा। इसका मेरठ षड्यंत्र कब से कब था, 1929 से 33। मेरठ षड्यंत्र की बात किया जाए तो 1929 से 33 आ जाएगा। लाहौर षड्यंत्र की बात करेंगे तो लाहौर षड्यंत्र में ही आपका भगत सिंह की चर्चा आती है। भगत सिंह पर जो आपका केस चला था लाहौर षड्यंत्र के तहत, इन्होंने सौडस को गोली कब मारा था,
1929 में ही मारा था। ये डेट था आपका 17 दिसंबर। डेट क्या था? 17 दिसंबर 1929। तो लाहौर षड्यंत्र केस या भगत सिंह के मतलब केस चला था, तो 17 दिसंबर 1929 को सौडस को गोली मारने के लिए भगत सिंह जाने गए थे, तो लाहौर षड्यंत्र केस उसी के लिए जाना गया। तो हम लोग क्या देखे, फिलिप्स स्टेप नामक अंग्रेज को मेरठ षड्यंत्र केस में आता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 50। 50 का रहा है, नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में? तो नामदफा कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा आपका कहाँ पे पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। आपका पहला में दिया है असम। असम में कौन कौन आता है? मानस, काजीरंगा। मानस और काजीरंगा, डिब्रू सैकोबा और कई इस तरह है। तो नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में आता है? मानस, नामेरी, मानस, नामेरी, काजीरंगा, ये सब कहाँ पे आता? असम राज्य में। ये सब नेशनल पार्क कहाँ पे है? असम में। अगर उड़ीसा की बात किया जाए तो सिमलीपाल, सिमलीपाल, भीतरकनिका, भीतरकनिका, नंदन, नंदनगढ़, ये सब भी कहाँ पे पड़ता है आपका? उड़ीसा में। तो उड़ीसा में देखिए सिमलीपाल, भीतरकनिका, नंदन, ये सब कहाँ पे है? उड़ीसा में। मणिपुर की बात करें तो केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ जो तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। तो तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कौन सा हो गया? केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ नाम का राज्य पार्क आपका पार्क कहाँ पे पड़ता है? मणिपुर। एक बार पुनः देखेंगे, असम में कौन कौन देखे? मानस और नामेरी। असम में कौन पाया जाता? मानस और नामेरी। काजीरंगा, मानस, नामेरी, काजीरंगा, नामेरी, मानस, नामेरी और काजीरंगा। मानस, नामेरी और काजीरंगा कहाँ पे है? असम में है। उड़ीसा में कौन कौन है आपका? सिमलीपाल, भीतरकनिका, नंदनगढ़, ये सब कहाँ पे है? उड़ीसा में है। अरुणाचल प्रदेश तो नामदफा हो ही गया। उसके बाद मणिपुर में केबुल लामजाओ नाम का तृतीय राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? मणिपुर पे। यह भी आपका क्वेश्चन बिहार दरोगा के मेंस में पूछा, केबुल लामजाओ नाम का तृतीय पार्क कहाँ पे है? तो आपका मणिपुर में। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 51 पे। 51 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है? मतलब समूह का उदाहरण इसमें कौन सा है? क्वेश्चन को, ऑप्शन को पढ़ेंगे क्या क्या है। रेलवे स्टेशन पर प्रतिरक्षा करते हुए यात्री, दूसरा सिनेमा प्रदर्शक, तीसरा संगीत समारोह में दर्शक, चौथा परिवार के सदस्य। तो समूह का उदाहरण कौन हो जाएगा आपका? डी, परिवार के सदस्य। समूह का उदाहरण कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, परिवार के सदस्य हो जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 52 को देखेंगे, क्या पूछ रहा? भारत आकार में क्या नंबर का है जी? तो क्या नंबर का है? सातवां बड़ा है। भारत आकार में क्या नंबर का है? सातवां। तो देखेंगे भारत से पहले आपको सात छह को कौन कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा देश कौन हो गया? रूस। विश्व का सबसे बड़ा देश का नाम क्या है? रूस। दूसरा स्थान पे कनाडा। दूसरा स्थान पे कौन है? कनाडा। तीसरा स्थान पे कौन है? चीन। अमेरिका हो जाएगा, सॉरी अमेरिका होगा, चीन नहीं होगा। अमेरिका हो जाएगा। चौथा कौन हो जाएगा? चीन हो जाएगा। पांचवा कौन हो जाएगा? ब्राजील। पांचवा कौन सा हो जाएगा? ब्राजील हो जाएगा। छठा हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। सातवां कौन हो जाएगा आपका? भारत। अगर आपसे आठवां पूछ दे जाए तो आठवां कौन हो जाएगा? अर्जेंटीना। आठवां कौन हो जाएगा? अर्जेंटीना हो जाएगा। एक बार ध्यान देंगे तो विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। दूसरा कनाडा, तीसरा अमेरिका, चौथा चीन, पांचवा ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया, सातवां भारत। सातवां बड़ा देश कौन हो गया? भारत। यही आपसे पूछा गया। और आठवां अगर पूछा जाए तो कौन हो जाएगा? अर्जेंटीना हो जाएगा। तो 52 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 53 पे आएंगे। 53 क्या पूछ रहा है? पेले। पेले का संबंध किस खेल से है जी? फुटबॉल से। पेले का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। खेल से भी कई क्वेश्चन रहता है, हम लोग जब फुल सेट करेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि आपका करंट अफेयर्स का भी देखेंगे कौन कौन पूछा जाता है। हाँ, आएंगे 54 नंबर क्वेश्चन। 54 क्या कह रहा है? कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत के मध्य से होकर आपका 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात। गुजरात के बाद कहाँ पे जाएगा? राजस्थान। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, पश्चिम बंगाल। सॉरी ऊपर चला गया थोड़ा सा। यही होगा ना? ये दोनों आ जाएगा।
तो कौन कौन आ जाएगा, चलिए हम लोग काउंटिंग में लिख देते हैं। पहला कौन हो गया, गुजरात। पहले कौन हो गया, गुजरात। दूसरा कौन हो जाएगा, राजस्थान। दूसरा राज्य कौन हो जाएगा, राजस्थान। तीसरा कौन हो जाएगा, मध्य प्रदेश। तीसरा कौन हो जाएगा, मध्य प्रदेश। चौथा कौन हो जाएगा, छत्तीसगढ़। चौथा हो जाएगा छत्तीसगढ़। पांचवा हो जाएगा झारखंड। पांचवा झारखंड। छठा पश्चिम बंगाल। सातवां कौन हो जाएगा, त्रिपुरा। त्रिपुरा। और आठवां कौन हो जाएगा, मिजोरम। तो टोटल 8 राज्यों से आपकी कर्क रेखा गुजरती। कर्क रेखा कितने राज्यों से, 8 राज्यों से। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम हो जाएगा। तो इसमें आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कर्क रेखा इनमें से किस राज्यों से होकर गुजरती है, तो बिहार, त्रिपुरा और मिजोरम। बिहार, मेघालय, त्रिपुरा। मेघालय तो नहीं जाता है जी। गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा। गुजरात, झारखंड और क्या हो जाएगा, झारखंड। क्योंकि बिहार में तो नहीं आएगा, झारखंड में आ जाता। गुजरात, झारखंड और क्या हो जाएगा, त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर सी। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 55 पे। 55 आपसे क्या पूछ रहा है, वाटरमैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता, राजेंद्र सिंह को कहा जाता। वाटरमैन ऑफ इंडिया किनको कहा जाता, राजेंद्र सिंह को कहा जाता। सुंदरलाल बहुगुणा की बात करेंगे तो चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन, कई बार क्वेश्चन यहां से भी बनता, चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन कब हुआ था जी, 1973 में। चिपको आंदोलन कब हो जाएगा, 1973। तो चिपको आंदोलन 1973 से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम क्या था, सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन 1973 से जुड़ा हुआ कौन था, सुंदरलाल बहुगुणा। आपसे यहाँ क्या पूछा गया था, वाटरमैन ऑफ इंडिया किनको कहा जाता है, तो राजेंद्र सिंह को कहा जाता। चिपको आंदोलन 1973 से जुड़ा हुआ कौन था, आपका सुंदरलाल बहुगुणा जुड़ा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। 56 आपसे पूछ रहा है, कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा हुआ है जी, तो युवा मामला। युवा मामलों और खेल मंत्रालय। आपका खेल पुरस्कार देने वाला कौन हो गया, युवा मामले और खेल मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे, उत्पादन संभावना परिधि के अंतर स्थित बिंदु है, क्या हो जाएगा इसमें, साध्य होता है पर कुशल नहीं होता है। क्या हो जाएगा, साध्य होता है पर कुशल नहीं होता। यह इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, उत्पादन संभावना परिधि के अंतर स्थित है तो साध्य होता पर कुशल नहीं होता है जी। ऑप्शन नंबर ए। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58, करा कि भारतवर्ष में जल प्रदूषण नियंत्रण एवं प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। कब किया गया था ये आपका, 1974 में। तो भारतवर्ष में आपका प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण बोर्ड का अधिनियम आया था 1974। 1986 में कौन सा अधिनियम आया था, इसमें भी एक अधिनियम था आपका, उन्नीस में केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड। केंद्रीय प्रदूषण की बात करेंगे। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड कब आया था, 1981 में। और 86 में क्या था आपका, पर्यावरण, हाँ पर्यावरण, पर्यावरण अधिनियम था। पर्यावरण अधिनियम कब आया था आपका, 1986 में। तो पर्यावरण अधिनियम कब आता, 1986 में। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड कब हो जाएगा, 1981 में। चलेंगे अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 में। 59 क्या कह रहा, वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी थी, यह दिया था कार्ल मार्क्स ने। वर्ग संघर्ष की अवधारणा किन्होंने दिया था, कार्ल मार्क्स ने दिया था। कार्ल मार्क्स के कई पुस्तक पूछे जाते हैं, कार्ल मार्क्स के महत्वपूर्ण पुस्तक बताएंगे, क्या क्या हो जाएगा, होली फैमिली। कौन हो जाएगा, होली फैमिली। होली फैमिली किसका पुस्तक है, कार्ल मार्क्स का है। दूसरा पुस्तक का नाम क्या है इसका, दास कैपिटल। दास कैपिटल। तीसरा हो जाएगा द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी। तो द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी किनका पुस्तक है, आपका कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स के महत्वपूर्ण 3 पुस्तक देखे। होली फैमिली, पूछेगा क्वेश्चन की होली फैमिली किसका पुस्तक है, कार्ल मार्क्स का है। दास कैपिटल भी किनका है, कार्ल मार्क्स का है। द पॉवर्टी ऑफ द फिलोसफी किनका, आपका कार्ल मार्क्स का है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 60 पे। 60 क्या पूछ रहा है आपका, मैथ है जी। 55 तथा 555 के मध्य दोनों छोर के मानों को शामिल करते हुए
कितनी संख्या जो 5 से विभाजित होगा। दोनों मत के कह रहा है ना, तो 555 में 55 घटा दीजिए, 555 में 55 घटा दीजिए, और कितना से विभाजित होने का रहा है, 5 से, अब +1 कर दिए, क्या आ जाएगा 550, सॉरी 500, केवल कितना हो जाएगा 500/5 +1, कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 100 + 1, कटाने के बाद हो जाएगा 101, आंसर कितना हो जाएगा 101, तो 101 हो जाएगा। चलेंगे इसके बाद 61 देखेंगे। 61 क्या पूछ रहा है आपसे, कटी जली एवं कच्ची सतहों पर कौन सा सूक्ष्म जीव पनपता है। तो जो मतलब हमारा हाथ पैर वगैरह जो कट जाता है या कहीं पे कुछ कटा छटा रहता है, कौन सा सूक्ष्म जीव आ जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी नंबर, स्टेफाइलोकोकाई आ जाता है जी। तो कटी जली आपका कच्ची सतहों पर ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 62 पे। 62 क्या कह रहा है कि भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है। भारतीय केंद्रीय सतर्कता आयोग की बात करेंगे, इसकी स्थापना कब हुआ था। सतर्कता आयोग की स्थापना कब होता, 1964 में। कब हुआ था, 1964 में। इसके सदस्यों के कार्यकाल की बात किया जाए तो 4 वर्ष या क्या होता 65 वर्ष, 4 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। इसके सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है, 4 वर्ष या 65 वर्ष। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुआ था, 1964 में हुआ था। इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 4 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। तो इसमें पूछ रहा है कि भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या था। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लोक सेवकों के विरुद्ध मामले की जांच पड़ताल करना होता है। लोक सेवकों के विरुद्ध क्या होता है, मामले की जांच पड़ताल करना। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 63 पर। पूछ रहा है अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठता परिभाषित किया जाता हुआ क्या है। किसी प्रकार की एक व्यवसाय को सबसे लाभदायक रूप में चलाया जाए, किसी प्रकार के स्टॉक कीमतों को पुनर्निर्माण में किया जाए। तीसरा, किस प्रकार समाज अपने समिति साधनों का प्रबंधन करे। चौथा, किस प्रकार सरकार प्रदूषण को नियंत्रित कर सकती है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी। करा कि अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठता परिभाषित किया जाता है, तो किस प्रकार समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंधन, मतलब सीमित साधनों का किस तरह से उपयोग यथा प्रबंधन करता है, उसके रख रखाव, उसी के बारे में अर्थशास्त्र का अध्ययन के रूप में श्रेष्ठता दी जाती है। तो 63 का क्या हो जाएगा, सी। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 64 पे। 64 पूछ रहा है जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदे को चावल की पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है, यह इंगित करता है कि चावल की पानी में शामिल है जी। क्या शामिल है, इसमें स्टार्च शामिल है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदे को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है, यह इंगित करता है कि चावल के पानी में क्या शामिल है, स्टार्च शामिल है। उसके बात आता है सरल प्रोटीन की चर्चा हो रही है, उसके बाद जटिल प्रोटीन है। सरल प्रोटीन क्या होता है, अगर प्रोटीन की बात किया जाए तो प्रोटीन की खोज आपका किन्होंने किया था, बर्जिलियस ने किया था। प्रोटीन की खोज किन्होंने किया था, बर्जिलियस ने किया था। और एमिनो एसिड से इसका बनाया जाता, देख लेंगे। सरल प्रोटीन आपका, जटिल प्रोटीन सब क्लास में चलिए बताएंगे, टाइम हो रहा है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 65। तेल की पहली फिल्म को परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण क्या होता है आपका, यह व्यतिकरण के कारण होता है। किसके कारण होता है, व्यतिकरण। आप लोग देखते होंगे जब मिट्टी का तेल, अगर मिट्टी का तेल हो या कोई भी तेल आपका अगर सतह पर गिरा हुआ हो तो चमकता हुआ दिखाई देता है, वो भी किसके कारण होता है, व्यतिकरण के कारण ही दिखाई देता है। और एक एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, व्यतिकरण। आपका बुलबुला, आपका पानी का बुलबुला भी चमकता हुआ सूर्य के प्रकाश में चमकता हुआ दिखाई देता, वो भी किसके कारण होता, व्यतिकरण की घटना के ही कारण होता है। तो तेल की फैली हुई फिल्म जो आपका चमकता हुआ दिखाई देता है, किसके कारण होगा, व्यतिकरण। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 66 को देखेंगे। 66 आपसे क्या कह रहा है कि आमने सामने की अंतःक्रिया के संदर्भ में व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं। सूक्ष्म समाज शास्त्र कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, समाज शास्त्र। देख रहे हैं आपको कहां कहां से क्वेश्चन दे दिया है। आमने सामने की अंतःक्रिया के संदर्भ में व्यवहार के अध्ययन को क्या कहा जाता, सूक्ष्म समाज शास्त्र कहा जाता है जी। क्वेश्चन नंबर 66 पे आएंगे। अभी तक के दरोगा एग्जाम में सबसे ज्यादा आपका टफेस्ट 2021 में ही रहा था। एक दिन को विश्व कैंसर, हाँ किस दिन को, एक दिन नहीं,
किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता? तो 4 फरवरी। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता? 4 फरवरी को मनाया जाता। 4 दिसंबर की बात करें तो नौसेना दिवस मनाया जाता। नौसेना दिवस कब मनाया जाता आपका? 4 दिसंबर को मनाया जाता। 4 जनवरी को क्या मनाया जाता? विश्व ब्रेल दिवस। क्या मनाया जाता? विश्व ब्रेल दिवस। तो ब्रिस ब्रेल या लुइस ब्रेल दिवस भी कह सकते हैं इसको। लुइस ब्रेल दिवस या विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता? 4 जनवरी को मनाया जाता। 4 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 4 मार्च को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता। तो हम लोग क्या क्या देखे? 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता। 4 मार्च को क्या मनाया जाता? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता। हम लोग सेना के बारे में देख रहे हैं तो 4 दिसंबर को नौसेना दिवस। तो नेवी, NAV हुआ। नेवी में कितना शब्द हुआ? 4 गो आया। तो कितना हो जाएगा? 4 दिसंबर को मनाया जाता। एक आता एयरफोर्स। एयरफोर्स में अगर देखेंगे तो कितना शब्द आ जाएगा? एयर में 3 गो, फोर्स में कितना हो गया? 5 गो। 5 3 कितना हो गया? 8। तो 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता? वायुसेना दिवस मनाया जाता। 15 जनवरी को क्या मनाया जाता? थल सेना दिवस। थल सेना दिवस कब मनाया जाता आपका? 15 जनवरी को। थल सेना दिवस। थल सेना दिवस कब मनाया जाता? 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो क्या क्या देखे? 4 शब्द। नेवी में 4 शब्द आता है तो 4 दिसंबर को क्या मनाया जाएगा? नौसेना दिवस मनाया जाता है। एयरफोर्स में 8 गो शब्द आता है तो 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है आपका? वायुसेना दिवस। क्या मनाया जाता? वायुसेना अर्थात एयरफोर्स दिवस मनाया जाता। उसके बाद 15 जनवरी को क्या मनाया जाता? थल सेना दिवस। क्वेश्चन नंबर 68 पे आएंगे। 68 आपसे क्या पूछ रहा है कि पुरुषों में चक्का डिस्कस का वजन कितना होता है? जो खेल में चक्का फेंका जाता है कितना का होता है? 2 kg का। कितना kg का रहता? 2 kg का होता। क्वेश्चन नंबर 69 पे आएंगे। 69 आपसे क्या पूछ रहा है? 2011 की 2001 पुराना डाटा पूछा है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना थी? तो यह 1029 मिलियन था। कितना था? 1029 मिलियन था। क्वेश्चन नंबर 70 पे आएंगे। कह रहा है कि क्वाड में कौन सी 4 देश आपका समाविष्ट किया गया? तो क्वाड में कौन कौन देश आता? 4 देश आता। अमेरिका, जापान, भारत और कौन आता? ऑस्ट्रेलिया। तो क्वाड में कितना देश है? 4 देश है। अमेरिका, जापान, भारत और कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। अगर बात किया जाए तो क्वाड में हम लोग क्या क्या देखे? USA, जापान, भारत और क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया। मलाबार। मलाबार अभ्यास भी किनके बीच होता है? क्वाड देशों। मलाबार अभ्यास किनके बीच होता है? क्वाड देशों के बीच होता है। तो टोटल क्वेश्चन आपका कितना हुआ? 70। इसके बाकी अलावा जो है आपका करंट अफेयर्स पूछा जाता है। तो करंट अफेयर्स 2021 का पुराना था इसलिए उसको अभी नहीं बताया गया। जब प्रीवियस ईयर समाप्त हो जाएगा तब हम लोग सेट को चालू करेंगे और सेट में तब देखेंगे करंट भी आपका टोटल क्वेश्चन कितना रहेगा? 100 क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपका करंट भी शामिल रहेगा। तो 2021 का यह प्रथम पाली था। अब हम लोग मिलते हैं 2021 के द्वितीय पाली वाली क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।